स्टेप बाय स्टेप वी विल डू इट, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना कि जो फ्रेंड फंक्शन है वो आपको आउटसाइड द क्लास आपको मैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यू कैन डायरेक्टली एसेस द प्राइवेट मेंबर ऑफ दैट क्लास, आप उस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने फ्रेंड नहीं बनाया, लेकिन मैं प्राइवेट मेंबर को आउटसाइड द क्लास यूज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने मैपिंग कर दी, ठीक है। इस क्लास को इस फंक्शन के साथ मैप कर दिया कि यानी कि ये जो फंक्शन है इस क्लास का है, तो आई कैन यूज इट, तो मैं इसको यूज कर सकता हूं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो इंटरव्यूअर आपको घुमा सकता है, ठीक है। तो ये हमने टाइम दे दिया, ठीक है। सेम हम एक ऐसे ही करके मैसेज बना रहे हैं, ठीक है जी। उसके अंदर हम दे रहे हैं एंटर मिनट, ठीक है जी। तो MINU मिनट्स, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको मैसेज दे देते हैं कि 0 से लेकर के 59 तक टू डालेगा दोस्त, इससे ज्यादा नहीं डाल सकता, ठीक है। और आर्स में भी उसको बता देते हैं कि भैया तू 0 से लेकर के 11 तक डाल सकता है, ठीक है। ओके, सो उसके बाद अपना बनता है सेकंड्स, सेकंड्स ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड्स के अंदर भी मैं उसको बता रहा हूँ कि भैया जो तू डालेगा 0 से लेकर के 59 तक डालेगा, क्योंकि 60 तो होता नहीं है, 0 बन जाता है वो, ठीक है। ओके, तो ये हमारे मिनट्स हो गए, ये हमारे आवर्स हो गए, ठीक है। तो इस वेरिएबल के अंदर मिनट जाएंगे, इस वेरिएबल के अंदर आपके सेकंड्स जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा सेट टाइम भी रेडी हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़े तो अगला जो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, हम कौन सा बना रहे हैं, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन देते हैं, दिस वन, कि अपने को ऑपरेटर को ओवरलोड करना कैसे है, ठीक है जी। तो सेट टाइम आपका हो चुका है। अब नेक्स्ट है अपना जो दैट इज द ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो किस क्लास का है, टाइम क्लास का है। मैंने फ्रेंड नहीं बनाया, मैं सीधा ही बना रहा हूँ, ठीक है। आप फ्रेंड बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम का वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। जो उसका सिग्नेचर है वो ये है, OPERATER ऑपरेटर प्लस, ठीक है ना। उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट जा रहा है वो टाइम क्लास का ही जा रहा है, तो टी कैपिटल रखो क्योंकि हम सारे सिनेरियो में टी कैपिटल रख रहे हैं। तो यहाँ पे जो आएगा वो T1 आएगा, तो यहाँ पे भी टी कैपिटल करो, ठीक है जी। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू गिव द डेफिनेशन ऑफ दिस। तो इसकी हमने डेफिनेशन दी। अब देखते हैं अब हमें करना क्या है। देखो सेम कॉन्सेप्ट है, आपको याद होगा जब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ा था, तो ऐसा ही है कुछ, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। सेम वही काम है सारा। तो वहां पे रियल थे, इमेजिनरी थे, ठीक है, दो नंबर थे, लेकिन यहाँ पे लगा के चलो आवर्स है, मिनट्स है और सेकंड्स है। तो यानी कि तीन अपने पास आ रहे हैं। वहां पे हमने दो वेरिएबल्स को खेला था, यहाँ पे अपने को तीन वेरिएबल्स में खेलना है। बस थोड़ा सा इसमें एक छोटा सा लॉजिक भी है, ठीक है, वो लॉजिक भी इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने टाइम क्लास का एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है ना। अब देखो, अब मेरे पास क्या हुआ, एक ये मेरे पास T1 आ गया, ये मेरे पास T2 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास एक टेम्परेरी आ गया। अब इसमें मिनट्स हैं, इसमें सेकंड्स हैं, इसमें आवर्स हैं और सेकंड्स हैं, इसमें भी मिनट्स हैं, आवर्स हैं और सेकंड्स हैं, ठीक है। तो एक मिनट, एक काम करते हैं, थोड़ा साफ लिख लेते हैं, ठीक है जी। इसमें भी आवर्स हैं, ठीक है, इसमें भी मिनट्स हैं और इसमें भी सेकंड्स हैं, इसमें भी आवर्स हैं, इसमें भी मिनट्स हैं और इसमें भी सेकंड्स हैं। तो अब अपने को करना क्या है, यहां से मिनट उठाया, यहाँ सॉरी यहां से आवर्स उठाए, यहां से आवर्स उठाए और इस आवर्स में डाल दिया, क्योंकि ये टेम्परेरी है, ठीक है ना, ये टेम्परेरी है। तो इसमें भी आवर्स वाले वेरिएबल में ये दोनों का सम होके आ गया, ठीक है, वट जो भी आ रहा है। मिनट्स वालों में दोनों का मिनट्स का होके आ रहा है, सेकंड्स वालों में दोनों का सेकंड आ रहा है, ठीक है। अब मैं सिंपल वहां पे क्या लिखूंगा, सी आउट ऑफ, या हम कर सकेंगे T3 ऑफ T1 प्लस T2, ठीक है जी, सी आउट ऑफ T3। तो ये हम काम करेंगे T1 प्लस T2, ठीक है, T1 प्लस T2, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स को जोड़ देंगे, ठीक है, रेदर देन कि वहां पे हम लॉजिक लगाए, हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स को, हमने ये ऑपरेटर ओवरलोड कर दिया, ठीक है। दिखाता हूं तो थोड़ी पिक्चर आपको और क्लियर हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा कुछ इस तरह से इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी, आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स, आवर्स मिनट एंड सेकंड T2 के, यानी कि अपने पास दो टाइम्स हैं, दो टाइम को अपने को जोड़ना है। तो तीसरा हमें टेम्परेरी वेरिएबल लिया, ये हमने टेम्परेरी लिया। अब ये काम करके क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा, ठीक है ना, ये रिटर्न कर देगा, क्योंकि ये टेम्परेरी है, स्टैक में बना है, तो इसकी वैल्यू रिटर्न होने के बाद ये वैनिश हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा है। तो जो एक बार देख लेते हैं। तो मैंने एक टेम्परेरी टी बना दिया, ठीक है, एक टेम्परेरी टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसके अंदर वेरिएबल्स ले रहा हूं, इंट A, B, ठीक है ना, दो वेरिएबल्स लिए। अब देखते हैं क्या करना है।
कहता ए के अंदर मैंने क्या डाल दिया, ए इज इक्वल टू एस प्लस, यानी कि जो मेरे पास है और जो मेरे पास इसे T1 से आ रहा है, T1 डॉट एस, ठीक है जी, उसके सेकंड्स बेसिकली, ठीक है ना, उसके सेकंड्स मैंने रख लिए। ठीक है, अब मैंने टीएस के सेकंड बनाने हैं, यानी कि इस टेम्परेरी के अंदर देखो ना, अब ये दो चीजें थी ना मेरे पास, एक मेरे पास ये मान के चलो T1 था, ये टी लगा के चलो, T1 भी ना लगाओ, पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ये अपना T1 है। ठीक है, अब ये जो T1 है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो T है ये इसका अपने का है। ठीक है ना, हम ऐसा करें ना T प्लस T1, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया ये जो है, ठीक है ना, ये तो मेरा अपना है, और उसके बाद मैं तेरे को ये दे रहा हूं कि ये तेरे को मैं भेज रहा हूं, यानी कि मेरे पास ऊपर दो ऑब्जेक्ट थे, T ऑब्जेक्ट था जिसमें अलग टाइम था, T1 ऑब्जेक्ट है जिसमें अलग अलग टाइम है, तो दोनों के ऊपर कहता मैं भेज रहा हूं, तो ये तो इसका अपना हो गया। ठीक है ना, ये जो इसके पास आया है ये वो हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल बना है, ठीक है, इसको टेम्प ले लेते हैं, आपको अगर कंफ्यूजन है तो इसको टेम्प मान के चल लो। ठीक है, मैं पूरा लिखने की बजाय मैंने शॉर्टकट नेम लिख दिया टी। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, दो वेरिएबल लिए, इंट ए और बी। ठीक है, ध्यान से देखना, ए के अंदर मैंने क्या डाल दिया, यानी कि इसके अंदर जो सेकंड्स है और इसके अंदर भी सेकंड्स है, ये टेम्परेरी है, इसके अंदर भी सेकंड्स नाम का वेरिएबल है, तो मान के चलो यहाँ पे जो सेकंड है 10 है, यहाँ पे जो सेकंड है वो 20 सेकंड है। ठीक है, अब ए के अंदर मैंने क्या किया, ये वाले सेकंड प्लस T1 डॉट सेकंड। ठीक है ना, T1 डॉट सेकंड कितने हैं, 20 है, तो कितना हो गया, कहता 30 हो गया। ठीक है जी, ये 30 हो गया, यानी कि ए के अंदर, यानी कि ए जो वेरिएबल था, टेम्परेरी वेरिएबल था, इसके अंदर 30 है। अब इस टेम्परेरी वेरिएबल को मैंने इसके अंदर डालना है। ठीक है जी, इस टेम्परेरी वेरिएबल्स को मैंने इसके अंदर डालना है। ठीक है जी, अंदर डालने के लिए मैंने क्या किया, अब यानी कि T डॉट एस, यानी इसका जो S है उसके अंदर डाल दे, क्या डाल दे, उसके अंदर ए मॉड्यूलेशन ऑफ 60, क्योंकि जो टाइम है वो हमेशा 60 का मोड ही होगा। ठीक है, जो सेकंड्स है वो भी 60 के मोड होंगे, जो टाइम है वो भी 60 का मोड होगा, और जो आवर्स है वो 12 का मोड होगा। ठीक है ना, तो कहता इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, कहता टी डॉट एस ए मोड ऑफ सेकेंड, मोड ऑफ 60। ठीक है, जो भी है उसका मोड निकाल के, 60 के साथ उसका मोड निकाल के उसके अंदर डाल दे। ठीक है, तो ये मोड मोड निकाल के आपको देगा, क्योंकि हमें जो वैल्यू रखनी है वो उस हिसाब से रखनी है। ठीक है ना, हम उससे बड़ी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर बंदा यहाँ पे डाल दे 55, यहाँ पे डाल दे, ठीक है, 55 यहाँ पे डाल दे, तो कितना हो गया, ये तो 110 होगी ना, 110 तो कुछ है ही नहीं, 110 तो कोई कभी सेकंड हो ही नहीं सकता। हाँ जी, ये वाला, ये सेकंड्स है अपने, ये एस तो है, ये वेरिएबल ऊपर, ये देखो, ये वाला वेरिएबल है। ठीक है, ये वाला वेरिएबल है ये तो। अब देखो, अब अगर मान के चलो दोनों सेकंड 55 55 है ना, 55 55, अगर दोनों सेकंड 55 55 है तो कहता है 110 हो गया, 110 तो कभी हो ही नहीं सकता ना, सेकंड कभी 110 तो हो ही नहीं सकते, वो तो 60 के अंदर अंदर रहेंगे, तो इसका हम जब मोड निकालेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी। ठीक है ना, वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी। अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं 110 का आपको निकाल, दोनों को मतलब हमने 60 के अंदर रखना है ना, उसको 60 के अंदर रखना है, तो ये देखो कहता, अब ये देखते हैं, ये देखो 110 मॉड्यूलेशन ऑफ 60। ठीक है, 110 मॉड्यूलेशन ऑफ 60, तो यानी कि जो सेकंड्स बने हैं वो 50 सेकंड बने हैं, क्योंकि 60 के अंदर रखना है, दोनों को जोड़ करके हमें 60 के अंदर रखना है, हम उसको उसके बड़ा नहीं रख सकते, क्योंकि हो सकता है कि यूजर डाल दे 55 55 डाल दे, यूजर डाल दे कुछ भी डाल दे, तो मोड 60 करने से क्या होगा कि उसकी जो वैल्यू वेरी करेगी वो हमेशा 60 के अंदर अंदर वेरी करेगी। ठीक है, तो ये लॉजिक है, छोटा सा लॉजिक है ये, आपको ये मैथमेटिकल लॉजिक है, शायद आपको पता भी हो, अगर आपने ये टाइम वाले प्रोग्राम्स कभी किए हैं अपने 7th और 8th क्लास में, टाइम के साथ जो डील करते हैं तो उसमें ये हम सीखते हैं। ठीक है, तो कहता अब जो टी ऑफ सेकंड्स है, टी ऑफ सेकंड्स है, इसके अंदर जो भी आया उसका मोड 60 निकल के आ गया। ठीक है, यानी कि ये भर चुका है। अब इसमें जो भी वैल्यू आई, हमारे पास वैल्यू आई थी 50 आई थी, तो हमने 50 भर दिया। चलो जी, अब थोड़ा आगे आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने जो बी वेरिएबल था, ठीक है, बी वेरिएबल के साथ डील करते हैं। तो यानी कि ए के अंदर हमने टेम्परेरीली स्टोर किया था, ठीक है, अब हम बी के अंदर टेम्परेरीली स्टोर करते हैं।
तो b के अंदर हम क्या कर रहे हैं, b इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो ये मिनट निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, ये मिनट निकाल रहा हूं, b इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा सा फॉर्मूला है, a डिवाइडेड बाय 60, ठीक है ना, a डिवाइडेड बाय 60 प्लस m, ठीक है जी, प्लस m, उसके बाद प्लस T1 डॉट m, T1 डॉट m। तो ये फॉर्मूला है, छोटा सा बताता हूं क्या है, डोंट वरी, ठीक है। तो हमें मिनट निकालने हैं, तो मिनट हमारे होंगे, आपको पता ही है कि 0 से लेकर के वो भी 59 के अंदर रहेंगे, ठीक है, वो भी 59 के अंदर रहेंगे। तो ये अपने मिनट्स निकलेंगे, ठीक है। अब अपने को मिनट डालने हैं इसके अंदर, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है ना, इस वेरिएबल के अंदर। अब जब इस वेरिएबल के अंदर मिनट डालने हैं तो ऑब्वियस है वो भी मोड ऑफ 60 जाएगा। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, कंट्रोल सी, ठीक है जी, कंट्रोल वी, ये लो, ठीक है। तो अब यहां पे जो जा रहे हैं T ऑफ m, ठीक है जी, b डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, b मॉड्यूलेशन ऑफ 60, ठीक है। तो ये अपने मिनट निकालने हैं ना, अपने को मिनट्स निकालने हैं। तो मिनट कैसे निकलेंगे, पहले तो हम सेकंड्स को डिवाइड करेंगे 60 के साथ, उसके अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर, क्योंकि ये जो सेकंड्स हैं, ये जो ए के अंदर हमने स्टोर किया था, ये अपने सेकंड स्टोर करके रखे हैं, ठीक है, ये मेरे सेकंड स्टोर करके रखे हैं जो एक्चुअल सेकंड है एक ऑब्जेक्ट के, ठीक है। फिर उसके मिनट्स निकालने हैं। तो पहले देखो ना, दो चीजें हैं। अब मैं आपको अगर टाइम को बोल रहा हूं जोड़ने के लिए, 10 यहां पे दे रहा हूं 55, 10:55 और 20 सेकेंड, ठीक है, 10:50 दूसरा टाइम जो है, और आपके ये लगा के चलो, ये है आपके 50 सेकेंड्स। अगर मैं इसको सम करूं, तो अगर मैं नॉर्मल सीधा सम कर दूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 70, है ना, उसके बाद 5 और 5 10, ठीक है जी, उसके बाद 20। तो ये तो नहीं बना ना, ये तो नहीं बना, ये तो टाइम नहीं, ये तो गलत टाइम हो गया ना सारा। ये 70 तो सेकंड हो ही नहीं सकते, ठीक है, 105 मिनट नहीं हो सकते, ठीक है। मिनट कितने रहेंगे, 60 के अंदर अंदर, सेकंड्स कितने रहेंगे, 60 के अंदर अंदर। तो कहता अब मुझे इसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना, इसको, क्योंकि ये भी है ये भी है। अब यानी कि मैं पहले ये लॉजिक लगा रहा हूं, इन दोनों को जोड़ रहा हूं, ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ रहा हूं। अब जब इन दोनों को आप जोड़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो कि ए डिवाइड, यानी कि इसको पहले आपने डिवाइड किया 60 के साथ, अगर ये मेरे ए के हैं तो ये मेरे सेकंड्स बाहर आए। उसके बाद जो मेरे मिनट है, जो एक्चुअल मेरे पास मिनट है वो, और जो उसके बाद मेरे पास मिनट आए हैं, यानी कि T1 वाले मिनट आए हैं, एक तो इसके इस ऑब्जेक्ट के और इस ऑब्जेक्ट के, दोनों को जोड़ दे, ठीक है। और जो मेरे पास इस ऑब्जेक्ट के सेकंड्स हैं, क्योंकि सेकंड भी तो मायने रखते हैं ना, सेकंड भी मायने रखते हैं, तो कहता उसको भी तू पहले, कहता डिवाइड बाय 60 कर, ठीक है। डिवाइड बाय 60 करने के बाद कहता जो अब मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आ रही है, अब उसको मोड ऑफ 60 करके, ठीक है ना, ये देखो मोड ऑफ 60 करके उसको कहता फाइनली यहां पे डाल, क्योंकि वो भी वैल्यू बड़ी होगी, वो भी वैल्यू बड़ी होगी, हो सकता है वो वैल्यू 105 हो सकता है वो 220 आ जाए, हो सकता है 300 आ जाए, ठीक है। अब उसका कहता है मोड ऑफ 60 कर, जो वैल्यू आएगी, क्योंकि जब हम मोड ऑफ 60 करते हैं तो जो अपने पास रिमाइंडर आता है वो 0 से लेकर के 59 के बीच में ही आएगा, उससे बड़ा कभी नहीं आ सकता, ठीक है। मोड का मतलब क्या है कि जब हम मोड करते हैं, मोड ऑफ 2 करते हैं, तो उसका रिमाइंडर 0 और 1 होता है हमेशा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। जब हम मोड ऑफ 3 करते हैं तो उसका रिमाइंडर 2 होगा, इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। जब हम मोड ऑफ 60 की बात कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर जो है 0 से लेकर के 59 तक होगा, इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो ये मैंने उसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद कहता जो मेरे पास ये तीसरा था, मिनट बन रहे हैं, तो मिनट लगा दिए, मान के चलो 20 बन गए, ये 20 मिनट बन चुके हैं, ठीक, यानी कि ये दोनों चीजें सॉल्व हो चुकी हैं। अब उसके बाद अपने पास जो बचा है तीसरा, आर्स का, ठीक है ना। तो आर्स हमेशा कहां तक होंगे, आर्स हमेशा कहां तक होंगे, हमेशा आर्स जो होंगे वो आपके 12 तक के होंगे, ठीक है। तो ओबीएस है, अब इसके साथ अपने को 12 से डील करना है। तो टी डॉट एच, यानी कि टेम्परेरी वेरिएबल, जो टी ऑब्जेक्ट है, टेम्परेरी ऑब्जेक्ट है, उसके आर्स में मैं जो मेरे पास मिनट्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 60 के साथ, ठीक है, सेम लॉजिक, प्लस उसमें जो मेरे पास अपने आर्स हैं वो जोड़ रहा हूं, प्लस जो तूने मेरे पास भेजे हैं मैं वो जोड़ रहा हूं, ठीक है जी। अब उसके बाद टी डॉट एच को मैं सीधा ओवरराइट कर रहा हूं, ठीक है जी। टी डॉट एच इज इक्वल टू, यहां पे काम करो, यहां पे एक वेरिएबल ले लो, एक और ले लो सी,
ठीक है, रेदर देन आप कंफ्यूज हो जाओगे तो यहाँ पे सी ले लो। ठीक है, सी अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको कर रहा हूं सी मॉड्यूलेशन ऑफ 12, दैट्स इट। ये लो, ठीक है, ये लो जी। तो ये मेरा जो सेकंड्स है, ये मेरा सेकंड्स निकालने का लॉजिक है, ये मेरा मिनट्स निकालने का लॉजिक है, ये मेरा आवर्स निकालने का लॉजिक है। तो ये मैं उसमें टेम्परेरी वेरिएबल में भर चुका हूं। ठीक है, ये मैं टेम्परेरी वेरिएबल में भर चुका हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको, अगर तो आप लॉजिकल और क्वांट की प्रैक्टिस कर रहे हो तो शायद वहां पे आपने कभी ना कभी ये कॉन्सेप्ट जरूर किया होगा कि दो टाइम्स को ऐड करने का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो खेल रहा हूँ वो टाइम्स के साथ खेल रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं जो ऑपरेटर ओवरलोड कर रहा हूँ वो टाइम्स को ऐड करने के लिए, क्योंकि ये हो सकता है, कंसेप्ट हो सकता है कि बताओ जी, एक बंदे ने जो काम करने में टाइम लिया, ठीक है, वो 1 घंटा 10 मिनट और 15 सेकंड लिए। दूसरे मेरे जो प्रोसेस था उसने जो टाइम लिया 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 5 सेकंड लिए। अब कहता है जो मेरी रिक्वायर आउटपुट है वो ये है कि बताओ जी दोनों ने कितना टाइम ले लिया मेरा एक टास्क कंप्लीट करने के लिए। यानी कि मान के चलो कि एक मेरा प्रोसेस, एक मेरा कंप्लीट जॉब चल रही थी, उसका जो एक टास्क था ये बंदा कर रहा है, दूसरा टास्क है वो ये बंदा कर रहा है, तीसरा टास्क है वो तीसरा बंदा कर रहा है। अब मेरा क्लाइंट कहता है कि मुझे ये बताओ फाइनली, जो फाइनली मेरा काम हुआ है, ठीक है ना, जो फाइनली मेरा काम हुआ है उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है। ठीक है जी, तो इसने जो टाइम लिया 1 घंटा 10 मिनट, इसने जो टाइम लिया 2 घंटा 5 सेकंड, इसने जो टाइम लिया 3 घंटा 50 सेकंड, ठीक है, यहाँ 3 घंटा 58 सेकंड्स, 58 मिनट और 59 सेकंड्स। अब कहता है ये तीनों को जोड़ करके बताओ कि भैया टोटल टाइम कितना लगा। अब देखो अगर मैं इसको जोड़ूंगा, है ना, 15 ये 59 ये 5 ये, तो 60 से ऊपर चली जाएगी वैल्यू, बहुत ऊपर चली जाएगी। ठीक है ना, तो अपने को ये थोड़ी ना चाहिए, अपने को जो वैल्यू चाहिए वो ये चाहिए कि भैया ये प्रॉपर वैल्यू है मेरे पास कि हाँ जी जो टोटल टाइम लगा अगर देखा जाए तो 3 2 5 और 1 6, ठीक है, प्लस इसकी कुछ वैल्यूज बचेंगी तो 7 घंटे। ठीक है, लमसम लगा के चले तो 7 घंटे 1 मिनट और 5 सेकंड, कुछ लमसम इतना टाइम लगा है। ठीक है, तो मतलब मेरे को एक्चुअल जो टाइम है ये चाहिए। लेकिन अगर मैं को सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर दूं, सिंपल सम कर दूं, तो टाइम कितना बन रहा है, 3 2 5 और 1 6, यानी कि 6 घंटे। ठीक है जी, 68 मिनट। ठीक है जी, और ये कितना बन रहा है, 15 5 20, 20 और 50 70 और 79। ठीक है, तो ये गलत है, दिस वन इज द रॉन्ग वे। तो ये मेरा गलत है, ये गलत आउटपुट है, लेकिन एक्चुअल आउटपुट समथिंग एल्स। तो एक्चुअल जो आउटपुट बनी है वो ये बनी है कि इसके इसमें ट्रांसफर हो रहे हैं और इसके इसके ट्रांसफर होकर फिर फाइनल रिजल्ट आपके सामने बन रहा है। तो लमसम 7 घंटे कुछ मिनट और कुछ सेकंड्स। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जी। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए ये लॉजिक है, छोटा सा लॉजिक है ये। अगर आपने EQL कर रहे हो, इंग्लिश क्वांट और लॉजिकल कर रहे हो, तो आई सपोज आपने जरूर ये इंप्लीमेंट किया होगा। ठीक है, ये टाइम को जोड़ना, टाइम को निकालना, उसको कन्वर्ट करना, तो आई सपोज आपने किया होगा। ठीक है जी, तो वही लॉजिक यहाँ पे सिंपल से इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, तो उसके बाद अब चलते हैं इसके मेन पार्ट पे। ठीक है जी, जो मेन लॉजिक है, तो अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये फालतू बेसिस है। ठीक है, तो ये अपना मेन है। तो ये सारा कुछ हमने तैयार कर दिया। ठीक है, हमने शो फंक्शन बना लिया। ठीक है, हमने उस ऑपरेटर को ओवरलोड भी कर दिया। ठीक है, अब बारी आई है इसको काम करने की। तो मैंने पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाया, T1 T2 एंड T3, यानी कि 3 टाइम मैं ले रहा हूं। ठीक है जी, अब मैं यहां पे एक छोटा सा कर रहा हूं सी आउट ऑफ, ठीक है जी, सी आउट ऑफ एंटर फर्स्ट टाइम। तो मैंने पहला टाइम यूजर से मांगा कि भैया पहले टाइम के अंदर सेटिंग कर दे। ठीक है, तो पहले टाइम के अंदर जब हमने सेटिंग करनी है तो अपने को पता है, हमने ऊपर मेथड बनाया था T1 डॉट सेट। ठीक है जी, सेट टाइम। ठीक है जी, तो ये T1 डॉट सेट टाइम T1 का हो गया। फिर मैं इसी को कॉपी कर रहा हूं, कंट्रोल V कर रहा हूं, एंटर सेकंड टाइम। ठीक है जी, सेकंड टाइम। ठीक है, तो यहां पे मैं कर रहा हूं T2 डॉट सेट टाइम। ठीक है, अब उसके बाद ये देखो दोनों का टाइम सेट कर दिया मैंने, T1 का भी T2 का भी।
ठीक है, अब उसके बाद ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। T3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2, दोनों का मैंने टाइम, जो भी मेरे पास टाइम आया है, मान के चलो ये किसी प्रोसेस के थ्रू आया है, लेकिन अब तो हम तो यहाँ पे सेव कर रहे हैं ना, मैन्युअली कर रहे हैं। मान के चलो ये किसी प्रोसेस ने हमें रिटर्न किया है, T1 में रिटर्न किया है, T2 में रिटर्न किया है। ठीक है, अब उसके बाद T3 के अंदर दोनों टाइम को मैं जोड़ करके, ठीक है जी, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं डिस्प्ले करने जा रहा हूं। मैं पहले T1 डॉट शो कर रहा हूं, ठीक है ना, शो मेथड। तो T1 का पहले टाइम दिखाएगा, ठीक है, T1 का टाइम दिखाएगा, फिर वो T2 का टाइम दिखाएगा, ठीक है, T2 का टाइम दिखाएगा। फिर हम कर लेते हैं सी आउट ऑफ आफ्टर ऐड, ठीक है। तो आफ्टर ऐड जो मेरे पास आउटपुट आएगी, ठीक है ना, जो मेरे पास आउटपुट आएगी वो देख लेते हैं। आफ्टर ऐड जो मेरे पास आउटपुट आएगी, आफ्टर ऐड T1 एंड T2, आफ्टर ऐड यहां पे लिख लेते हैं टाइम 1 एंड टाइम 2, ठीक है जी, टाइम 1 एंड टाइम 2। तो अब देखते हैं, अब जब मैं दोनों को डिस्प्ले कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, T3 डॉट शो, ठीक है जी। तो ये मेरा काम हो चुका है। तो यहां पे हम कर लेते हैं रिटर्न 0, ठीक है। तो एक छोटा सा ऊपर चलते हैं, यहां पे शायद हमने शो के अंदर /n नहीं लगाया, तो एक एंडल भी लगा लेते हैं, सो दैट साफ साफ सी आउटपुट आए। होपफुली वी डिडंट डू एनी काइंड ऑफ सिंथेटिकल एरर। लॉजिकली तो एरर नहीं लग रही, लेकिन सिंथेटिकल के लिए मैं श्योर नहीं हूं। तो लेट्स रन दिस G++ time.cpp। ओहो, देयर आर लॉट्स ऑफ एरर्स। ये देखो, देखा, मैंने कहा ना चेक करते रहा करो भाई, क्योंकि मेरी आदत ऐसी नहीं है ये सब डालने वाली। ओके, सो नाउ होपफुली गेटिंग वन एरर, टाइम ऑपरेटर टाइम, कुछ गड़बड़ है। तो क्या मिस्टेक किया है, नो रिटर्न स्टेटमेंट इन फंक्शन। ओहो, देखो हमने रिटर्न ही नहीं किया जी, है ना, हमने रिटर्न ही नहीं किया। तो रिटर्न किसको करना था, रिटर्न किसको करना है जी, बताओ जरा। ठीक है, क्योंकि हम इस टेम्परेरी में डाल रहे थे ना, आपको याद होगा मैंने 3 बनाए थे कि ये एक मेरा टाइम 1 है, ये मेरा टाइम 2 है। चलो इसकी पूरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पहले चलाते हैं फिर आपको पूरी रिप्रेजेंटेशन करके दिखाता हूं। एक बार इसको रन करते हैं, तो अभी चलाते हैं। ओके, सो मैं टाइम दे रहा हूं, एंटर फर्स्ट टाइम, ठीक है जी। अभी टाइम है 10:47 वो लगा के चलो कि 12 सेकंड है, ठीक है। दूसरा टाइम कितना है, दूसरा टाइम है 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे 5 मिनट या 15 मिनट, ठीक है जी, और लगा के चलो 55 सेकंड, ठीक है। तो ये वैल्यू बड़ी ले ली तो हमारा लॉजिक एक बार चेक हो जाएगा। लो जी, तो जो अपना रिजल्ट आ रहा है आफ्टर एट टाइम 1, तो ये है 1.3.7। ये किस तरह से इसने काम किया है, अच्छा, दोनों को ऐड करके उसने अपने सामने जो आउटपुट रखी है वो ये रखी है। एक बार दोबारा से चलाते हैं इसको, थोड़ी आसान वैल्यू लेते हैं, 1 घंटा यानी कि 20, ठीक है जी, उसके बाद 30 सेकंड, ठीक है, और दूसरी वैल्यू लेते हैं 2:15, ठीक है जी, और जो सेकंड्स है वो 55 सेकंड है। तो यानी कि जो ये रिजल्ट आएगा, ये जो रिजल्ट आएगा 35 और ये, ठीक है, 3, 36 और 25, ठीक। तो ये 36 क्यों दे रहा है, ये 25 क्यों दे रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी हमने शायद से, ठीक है। ये तो जोड़े 8 बन गए, तो 8 तो बात बन नहीं ना रही, तो ये 25 उधर बढ़े और 1 इधर, ठीक है जी। देखो लॉजिक बिल्कुल सही है, देखो ध्यान से देखो, अगर हम बात करें, ठीक है, एक बंदा ले रहा है 1 घंटा 20 मिनट और 30 सेकंड, हमारे पास ले रहा है 2 घंटे 15 मिनट और 55 सेकंड। तो यानी कि ये जो बने हैं, तो
कितने बने ये 85, ठीक है ना, 85 बने तो 60 होते हैं, तो यानी कि इधर चला गया 1 मिनट, ठीक है, 25 बचे इधर, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो ये कितने मिनट्स हो गए, 21 प्लस 15 कितने हो गए 36, ठीक है जी 36 हो गए, और ये कितने हो गए 2 और 1 3 हो गए, तो यानी कि 3 घंटे 36 मिनट और 25 सेकंड बने अगर दोनों को जोड़ा जाए, ठीक है, दोनों को जोड़ा जाए। चलो एक और वैल्यू लेते हैं, आप लोग बोलोगे क्या वैल्यूज ली जाए, फिर उसके बाद उसको पहले मैन्युअली चेक करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको कोड के थ्रू चेक करते हैं। हाँ जी बताइए क्या वैल्यू लें, हाँ जी बोलिए क्या वैल्यू ले, हाँ जी चलो मैं लेता हूं 8 घंटे यानी कि 8 बज के 20 मिनट, ठीक है जी, और 30 सेकंड सेम ले रहा हूं मैं, ठीक है, और यहां पे भी यही ले लेते हैं, ठीक है 55 क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसान रहेगी। और यहां पे कितने ले, यहां पे कितने ले 9 ले लें, चलो तो यहां पे आएगा 25 36, और यहां पे जो बनेगा 9 और 1 10 और 17, ठीक है, तो 17 कोई बात नहीं बनती, अच्छा 17 बात नहीं बनती, तो 17 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है ना, तो जो भी कैलकुलेशन होके आएगा वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको देखते हैं चला के, क्योंकि अगर आपको आवर्स चाहिए, अगर आपको ये वाले आवर्स चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, तो इनको आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, डिवाइड बाय 12 करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये कुछ चाहिए तो आप सिंपली इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, ऐड करने का मतलब 9 और 1 10 और 17, क्योंकि हमने डिवाइडेड बाय 12 किया हुआ है इसको, ठीक है, मॉड्यूलेशन ऑफ 12। तो एक बार ये चला के देखते हैं टाइमिंग, तो लेट्स सी क्या आउटपुट आती है। एंटर फर्स्ट टाइम 8 20, ठीक है, और 30, ठीक है, दूसरा है 9 15 और 55, ये लो जी, तो ये अपने पास आ गया 36 25, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो 5 आ गया, क्योंकि डिवाइडेड बाय 12 12 किया हुआ है, तो वो 5 आ गया। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप सिंपली ये काम कर सकते हो, आप इसके अंदर इसको सिंपली, हमने देखो ना डिवाइडेड बाय मॉड्यूलेशन ऑफ 12 निकाला है, तो आप 12 मत निकालो, आप सिंपल डाल दो, ठीक है, आप सिंपल डाल दो। तो अगर मैं यहाँ पे ये लो 12 नहीं करता, यहाँ पे सिंपल करता हूँ, ठीक है, तो 12 नहीं करता, मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ, तो अब देखते हैं। तो यहाँ पे हम अब सिंपल अगर मैं करूं तो आप देखना कि आउटपुट जो है वो बदल जाएगी, ठीक है, हमने उसको प्रॉपर टाइम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, 8 20 और 30, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 9 15 और 55, ये लो जी 17 36 25, ठीक है, 17 36 25। अगर आप इसको मॉड्यूलेशन ऑफ सी नहीं करते, ठीक है, तो वो अब 17, अब क्योंकि हमने जो लॉजिक लगाया था वो लगाया था कि हमें टाइम आ जाए, दोनों को ऐड करके जो टाइम बनता है वो आ जाए, लेकिन यहां पे हमने क्या किया कि इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों आवर्स को ऐड कर दिया, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कॉन्सेप्ट, हाँ जी हाँ जी, ये समझ आया कॉन्सेप्ट। तो ये छोटा सा हमने लॉजिक इंप्लीमेंट किया है। अब मैं इसको एक बार अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरह से है, देखो टाइम 1 ले लेते हैं, तो ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो कोड में आते हैं, ये वाला, ठीक है, तो ये मेरा T1 ऑब्जेक्ट है। मैं इसके एक बार आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट दिखाता हूं, फिर आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। ये जो मेरा T1 है, ठीक है, T1 के अंदर मैंने क्या डाला, इसके अंदर तीन वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये मेरा T1 ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, इसके अंदर ये 3 है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये आवर्स को, ये 8 है, ठीक है, ये मिनट्स को, ये 20 है, ठीक है, ये सेकंड्स है, ये 30 है, ठीक है जी। अब उसके बाद जो T2 टाइम है, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मेरी दूसरी वैल्यूज को, ये आवर्स हैं 9, ये मिनट है आपके 15, ये आपके सेकंड्स हैं दैट इज द 55, ठीक है जी। तो ये आपका T1 हो गया, ये आपका T2 हो गया। अब मैंने जब ये कोड बनाया
ठीक है, तो मैंने क्या किया, T3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2, ठीक है। तो अब हुआ क्या, कहता ये T3 बना, अभी ये खाली है, इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है, ये खाली है। इसके अंदर क्या आएगा, इन दोनों को सम होके जब जब मैंने इसको कॉल किया, ठीक है, अब मेरा ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट कॉल हो रहा है, यानी कि अब कंट्रोल कहां पे चला गया, मैं ऊपर करूं तो मेरा कंट्रोल यहां पे मूव हो गया, ठीक है, यहां पे मूव हो गया। तो अब इसको समझते हैं। अब ये जो T2 था, ठीक है, T2 था, कहता है ये कहां पे आ गया, कहता है इसके अंदर आ गया, इस टाइम के अंदर आ गया, ठीक है ना, इस टाइम के अंदर आया। कहता है यानी कि जो ये T1 है दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ योर T2, जो इसमें जो वैल्यूज हैं वो ये है, ठीक है, ये इसकी कॉपी चलेगी। ये वाला जो है, कहता है ये मान के चलो कि ये चीज कंसीडर हो रही है, ठीक है, यानी कि जो मेरे पास अपना है वो ये वाला T1 है, यानी कि ये मेरा अपना है, ठीक है, ये मेरा अपना है। और ये T2 जो मेरे पास आया है ये T1 में कॉपी होके आया, यानी कि उधर से मेरे पास ये आ गया, यानी कि ये दो चीजें मेरे पास हैं। अब कहता मैंने एक वेरिएबल बनाया, टेम्परेरी वेरिएबल दैट इज द T। अब उसमें भी ऐसे ही 3 वेरिएबल्स हैं। कहता ये मेरा अपना है, क्योंकि इसके बाद मैंने इंप्लीमेंट किया तो ये मेरा अपना हो गया, ये मेरा अपना हो गया, ठीक है। ये मेरे पास आया है प्लस ऑपरेटर में के अंदर कि भैया तूने इसके ऊपर ये चीज इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यानी कि कहता जो ये सेकंड्स थे और ये सेकंड्स थे इनको जोड़ करके अपना लॉजिक बनाया, ठीक है। ये कितना आया, 25 आ गया था, ठीक है। फिर इनको जोड़ा, हमारे पास कितना आ गया, 36 आ गया, ठीक है। फिर इनको जोड़ा तो अपने पास क्या आ गया, 17 आ गया, ठीक है। तो ये 17 मेरे पास ये पूरा डेटा आ चुका है। अब ये मेरा टेम्परेरी वेरिएबल है, इसको मैंने कर दिया रिटर्न। जब इसको मैंने रिटर्न किया तो वो किसके अंदर जा रहा है, वो T3 के अंदर जा रहा है, यानी कि T3 मेरा ये था। अब इसके अंदर 17 आ गया, इसके अंदर 36 आ गया, इसके अंदर 25 आ गया। जैसे ये फंक्शन रिटर्न हुआ, क्योंकि ये स्टैक में था, ठीक है, जैसे ये फंक्शन रिटर्न हुआ तो ये जो मेमोरी थी ये क्या होगी, ये खत्म होगी, ठीक है ना। अब मेरा जो बचा है वो ये बचा है T3। अब मैं क्या कर रहा हूं, T3 डॉट शो कर रहा हूं। जब मैं T3 डॉट शो कर रहा हूं तो वो मुझे क्या दिखा रहा है, कहता जो तेरे सेकंड वेरिएबल में है, जो तेरे मिनट वेरिएबल में है, जो तेरे आवर्स वेरिएबल्स में है, कहता उसकी वैल्यू तू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दे। तो ये लो जी, उसकी वैल्यू उसने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दी। आफ्टर एडिंग ऑफ दिस योर रिजल्ट इज 17, 36 एंड 25, ठीक है जी। तो ये था आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग टू एडिंग ऑपरेटर ओवरलोडेड जो हमने किया, मल्टीप्लिकेशन हमने देखा, इंसर्शन हमने देखा, एक्सट्रैक्शन हमने देखा, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने देखी। तो अभी हम इसकी एक और छोटा सा और इसको आगे एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। अब जो मैं आगे एक्सपेंड कर रहा हूं तो मैं चेक कर रहा हूं, छोटा सा लॉजिक बना देते हैं कि क्या दोनों का टाइम जो है वो बराबर है कि नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर दोनों ने टाइम, अब क्लाइंट ये भी कहता है कि यार मुझे ये भी बताओ कि कौन कौन से प्रोसेस का, अगर 3 प्रोसेस चले हैं तो कौन कौन प्रोसेस ने सेम टाइम लिया है। अच्छा जी, अब ये भी बनाना पड़ेगा लॉजिक, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। तो अब सिंपल है, अब आपको पता है T1 ऑब्जेक्ट में टाइम 1 है, T2 ऑब्जेक्ट में टाइम 2 है, ठीक है जी। T3 ऑब्जेक्ट में टाइम जो दोनों का रिजल्ट आ रहा है, यानी कि मेरे पास अभी 2 ही प्रोसेस हैं, आप 3 को भी लेके चल सकते हो आगे। तो कहता T1 T2, ठीक है ना, T1 T2 के अंदर कहता अब दोनों का मैं देखना चाहता हूं क्या दोनों ने सेम टाइम लिया है। तो मैं लिखना चाहता हूं सिर्फ बस T1 एंड T2, ठीक है ना। नहीं तो मुझे क्या लॉजिक लगाना पड़ता, गेट करनी पड़ती वैल्यू, गेट करके फिर मैं देखता अच्छा दोनों का बराबर है कि नहीं है, अगर बराबर होता तो फिर मैं रिटर्न करता। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर को ओवरलोड कर दूं, यानी कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूं रिलेशनल ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी असाइनमेंट है, आप ग्रेटर देन की लगाना, लेस देन का लगाना, ठीक है, ये आपकी फिर असाइनमेंट रहेगी। तो मैं इस टॉपिक को इसके बाद बंद कर दूंगा, ठीक है। तो अगर हमने ये भी कर लिया तो उसके बाद हमने ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटर को ओवरलोड करके एक बार देख लिया, ठीक है। तो चॉइस इज अगेन योर कि अब आपने आगे कैसे करना है। चलो जी, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, एक मैं ऑपरेटर ओवरलोड करके दिखा रहा हूं, ये वाला डबल इक्वल्स टू, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर, सबको पता ही है। तो हम रिलेशनल ऑपरेटर को देख लेते हैं इसी एग्जांपल के ऊपर कि हम कैसे उसको ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूं एक छोटा सा कोड, ठीक है। पहले सिग्नेचर बना लेते हैं, ठीक है, उसका सिग्नेचर बना लेते हैं अंदर। तो सिग्नेचर बनाना है तो सिग्नेचर पे आते हैं। तो अभी जो हमारा है
ठीक है, अभी जो हमारा है, तो एक काम करते हैं, इसको फ्रेंड फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो आपका फ्रेंड फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। फ्रेंड करते हैं, फ्रेंड ऑफ बूल। ठीक है जी, फ्रेंड ऑफ बूल ऑपरेटर डबल इक्वल्स टू, ठीक है, इसमें अब दो ऑब्जेक्ट जाएंगे। ठीक है, कौन कौन सा, टाइम t1, ठीक है, एंड टाइम t2, यानी कि दो मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैंने कंपैरिजन करके रिजल्ट देना है। ठीक है ना, तो अब ये देखो कि फ्रेंड फंक्शन बनाया है। अब मैं फ्रेंड का भी आपको दिखा देता हूं और एक बार वो भी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। तो फ्रेंड फंक्शन क्या है कि अभी हमें नीचे ऐसे मैपिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ऐसे मैपिंग करने की, क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन हो चुका है, ये किसी और में भी हम इसको फ्रेंडली यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो ये उसकी डेफिनेशन है बूल, क्योंकि उसकी रिटर्न टाइप मैंने जो रखी है बूल रखी है। ठीक है, तो मैंने जो उसकी एग्जांपल रखी है वो बूल रखी है, उसकी रिटर्न टाइप। ठीक है जी, बूल ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर है, डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर है। ठीक है, कौन कौन सा ले रहा है, टाइम आपका ले रहा है जो ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, दैट इज दी t1 कॉमा टाइम ऑफ t2। ठीक है जी, तो ये मेरे दो वो ऑब्जेक्ट्स ले रहा है। अब मैंने क्या रिटर्न करना है, सिंपली बूल है। ठीक है, तो रिटर्न हो जाएगा ट्रू और फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल लिख लेते हैं, रिटर्न। ठीक है जी, स्पेलिंग आई सपोज मिस्टेक हो गए, रिटर्न। ठीक है जी, रिटर्न। अब t1 डॉट h, ठीक है जी, डबल इक्वल्स टू t2 डॉट h। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं, एंड t1 डॉट m डबल इक्वल्स टू t2 डॉट m। ठीक है, अगर ये भी बराबर हैं, एंड, ठीक है जी, एंड, ठीक है जी, एंड t1 डॉट s डबल इक्वल्स टू t2 डॉट s। ठीक है, तो ये कहता अगर तो सारा कुछ बराबर है तो रिटर्न ट्रू कर देगा, अदरवाइज रिटर्न कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो आप लगा लो, इफ लगा के लगाना चाहते हो तो इफ लगा के लगा लो। ठीक है, नहीं तो फिर जैसे भी आपको ठीक लगे। तो हम नीचे थोड़ा सा कोड कर देते हैं। तो ये देखो, ये रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, अगर तो ये दोनों उधर से वैल्यू आएगी ट्रू। अब मैं क्या कर रहा हूं के अंदर थोड़ा सा और इंप्लीमेंटेशन कर ही देते हैं। इफ t1 डबल इक्वल्स टू t2, अगर तो कहता दोनों उधर से रिटर्न आ रहा है मेरे पास ट्रू, तो सी आउट कर दो /n both टाइम हैव सेम वैल्यू, या लिखो जो भी लिखो, बोथ टाइम वैल्यूज आर सेम। ठीक है, तो अगर तो ये दोनों वहां से ट्रू रिटर्न होगा तो वैल्यूज आर ट्रू आ जाएंगी, एल्स सी आउट, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, बोथ टाइम्स वैल्यूज आर नोट सेम। ठीक है, ये लो जी, ये लो। ठीक है, तो ये छोटा सा मैंने एक लॉजिक बनाया। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स को पास किया। ठीक है, ये शायद मेरे को लगता है कि कोई एरर ना दे दे। दोनों ऑब्जेक्ट्स को पास किया। ठीक है, पास करने के बाद दोनों का आर वेरिएबल्स, टाइम मिनट वेरिएबल एंड सेकंड वेरिएबल अगर तो कहता सेम आता है, दोनों का तीनों वेरिएबल, तो कहता क्या करो, तो कहता रिटर्न कर दो ट्रू। अगर तो रिटर्न ट्रू हो रहा है तो उधर मैं चेक कर रहा हूं, अगर ये दोनों की वैल्यू रिटर्न ट्रू हो रही है तो इसका मतलब क्या है, बोथ टाइम वैल्यू आर सेम, अदरवाइज बोथ टाइम वैल्यूज आर नॉट सेम। ठीक है जी, तो अब इसको रन करके देखते हैं, फाइल करो, होपफुली कोई सिंथेटिकल एरर नहीं आएगी। ओके गुड, चलो जी, तो फर्स्ट टाइम डाला 10 बज गए 5 मिनट और 4 सेकेंड। ठीक है, 4 सेकेंड। ठीक है जी, दूसरा टाइम डाला
12:06 और 6 सेकेंड, ठीक है, यानी कि दोनों टाइम सेम नहीं है। तो अब आउटपुट आ रही बोथ द टाइम वैल्यूज आर नॉट सेम, परफेक्ट, ठीक है। अब एक बार सेम करके भी देख लेते हैं। 10:10 दूसरा टाइम भी सेम है, 10:10 ठीक है, बोथ टाइम वैल्यू आर सेम, ठीक है जी, काम कर रहा है, बड़ा अच्छा खासा काम कर रहा है। एक बार फिर चलाते हैं। 10:10 और 10 सेकेंड, ठीक है जी, 10:10 और 7 सेकेंड, ठीक है जी, 7 सेकेंड। अब देखते हैं क्या कहता है, नोट सेम, ठीक है ना, नोट सेम। अब आपकी जो असाइनमेंट है, यू आर सपोज टू टेल मी, अगर तो सेम है तो ठीक है, अगर तो सेम है तो ठीक है, तो आप बता दो सेम है, नहीं तो आपको क्या बनाना है, ऑपरेटर, एक और रिलेशनल ऑपरेटर ओवरलोड कर, लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है जी, ग्रेटर देन। तो ये ऑपरेटर आपको ओवरलोड करना, चाहे ये वाला कर लो चाहे ये वाला कर लो। अब मैं छोटा सा आपको हिंट दे रहा हूं। अब आप लोगों ने करना क्या है, इधर यू आर सपोज टू डू ओवर हियर, सेम बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसे ही मैं सिग्नेचर बना रहा हूं, ठीक है, सिग्नेचर बना रहा हूं, मैं सिग्नेचर बना रहा हूं, कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल वी, तो मैं आपको सिग्नेचर बना के दे रहा हूं। तो आप ये ऑपरेटर ओवरलोड कर दो, ग्रेटर देन वाला, ठीक है जी। मैंने आपको एक रिलेशनल दिखा दिया, आपकी असाइनमेंट ये है, ग्रेटर देन वाला, और नीचे आप लॉजिक बना दो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन 3 नंबर्स, वही लॉजिक है दोस्तों, वही लॉजिक है, ठीक है जी, वही लॉजिक है। तो अगर मान के चलो T1.H ग्रेटर देन T2.H एंड T1.M ग्रेटर देन T2.M एंड दिस वन इज ग्रेटर देन दिस, या एक तो ये सिंपल हो गया, या फिर आप प्रॉपर टाइम कैलकुलेट करके दोनों में कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करने के बाद देन यू आर सपोज टू गिव द आंसर, ठीक है जी। कि आपने, क्योंकि आप देखो ना, ऐसा भी हो सकता है, अब ऐसा भी हो सकता है कि ये हो जाए, अगर तो आप सिंपल लॉजिक बनाओगे तो फिर वो नहीं बताएगा, मान के चलो 8:10 और 35 सेकेंड, ठीक है। अब जो दूसरा टाइम है वो ये है 12 बज के, ठीक है जी, 8 सेकेंड और 10 सेकेंड, 8 मिनट और 10 सेकेंड। तो ये टाइम बड़ा है, ये टाइम बड़ा है। अगर आप सिंपल लॉजिक बना दोगे, ठीक है, अगर आप सिंपल लॉजिक बना दोगे तो क्या होगा, वो बोलेगा कि भैया ये बड़ा है, क्यों, क्योंकि इसके मिनट और सेकंड बड़े हैं, लेकिन इसके मिनट और सेकंड बड़े नहीं है, लेकिन एक्चुअल में टाइम ये बड़ा है। तो अब आपको सोचना है कि आपको कैसे काम करना है, देन चॉइस इज अगेन योर, ठीक है। सिंपल भी चल जाएगा, अगर मैं बोलूंगा कि हाँ ये बड़ा है, यानी कि T1 अगर तो बड़ा है, सब कुछ बड़ा है, देन यू आर सपोज टू डू इट, क्योंकि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये चलो T1 टाइम है, ये मान के चलो T2 टाइम है, तो इस केस में ये बड़ा है, लेकिन ये कंडीशन नहीं मैच होगी अगर आप सिंपल लॉजिक लगा दोगे, तो ये कंडीशन नहीं मैच होगी, तो वो बोलेगा कि नहीं ये बड़ा नहीं है। क्योंकि अगर मैं सिंपल यहाँ पे लगा दूंगा T1.R ग्रेटर देन T2.R एंड T1.M ग्रेटर देन T2.M एंड T1.2 ग्रेटर देन T2.2, तो कहता है वो तीनों टाइम, अगर ये तीनों बड़े होंगे तब इस केस में ये ट्रू हमें रिटर्न करेगा। यानी कि अगर यहाँ पे भी 21 होता, ठीक है, यहाँ पे भी 32 होता, ठीक है, तो वो ट्रू रिटर्न कर देता, लेकिन इस केस में वो ट्रू नहीं रिटर्न करेगा। अगर ये वैल्यू है 10 और 32 है, वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो वो कह रहा है ये बड़ा है, तो आपको ये चीज को चेक करना है, ठीक है नहीं, ये चीज को चेक करना है। तो अगेन द असाइनमेंट इज योर, कि आपने ये ग्रेटर देन वाला रिलेशनल ऑपरेटर, अब आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये बता रहा है कि अच्छा दो, पहले तो क्लाइंट ने बोला ओके मेरे पास दो टाइम है, यानी कि आपका एक प्रोसेस दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक जो आपका जो टास्क है, जो आपकी जॉब है, बेसिकली जॉब होती है कंप्लीट प्रोसेस, वो दो टास्क में बटी हुई है, ठीक है, डिवाइड एंड कंकर टेक्निक। अब मैं चाहता हूं कि जो पहला थ्रेड है, जो पहला टास्क है, इसने कितने मिनट लिए और इसने कितने मिनट लिए। मान के चलो कहता है जी इसने 10 मिनट लिए, इसने 20 मिनट लिए, तो कहता है आप दोनों का मुझे सम करके दिखाओ, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन ये है कि दोनों को ऐड करके दिखाओ कि पूरे प्रोसेस को खत्म होने में फिर कितना टाइम, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि कौन, क्या दोनों ने बराबर टाइम लिया है, या तो मुझे ये बताओ कि क्या दोनों की जो वैल्यू है, ठीक है ना, कौन से प्रोसेस की वैल्यू बड़ी है, यानी कि T1 ने ज्यादा टाइम लिया है या T2 ने ज्यादा टाइम लिया है, मुझे ये भी दिखाओ। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है,
तो आधी तो मैंने फिल कर दी, 2 को नंबर करके आपको दिखा दिया कि दोनों का बराबर है कि नहीं है। अब तीसरी रिक्वायरमेंट मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि ग्रेटर देन साइन को इंप्लीमेंट करके दिखाओ कि क्या दोनों ने जो टाइम, कौन सा टाइम बड़ा है, यानी कि T1 का टाइम बड़ा है कि T2 का टाइम बड़ा है। तो ये आपकी असाइनमेंट है। आई होप यू गाइज विल डू इट। तो मैं इसी के साथ इसको खत्म कर रहा हूं, ये कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग को कर लिया, ठीक है, ऑलमोस्ट डन है जी। तो ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आपकी डन हो चुकी है, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या क्या हमने किया है, हमने सिंपल ऑपरेटर्स को ओवरलोड किया, यानी कि प्लस को, मल्टीप्लिकेशन को दिखाया मैंने आप लोगों को, ठीक है, इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन, इनपुट और आउटपुट दोनों को दिखाया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको रिलेशनल को भी दिखाया करके, ठीक है जी। तो हमने इसकी कम से कम 5 से 7 एग्जांपल्स की होंगी अप्रोक्सीमेटली, है ना। एक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की, पहले उसको सिंपल तरीके से किया, फिर हमने उसको थोड़े मॉड्यूलर तरीके से किया, कि हमें पहले केस में हमने समझा था कि हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं आती तो हम उसको कैसे अचीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ऐड फंक्शन, आपको याद होगा। फिर हमने वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाली एग्जांपल को ऑपरेटर ओवरलोडिंग प्लस के साथ उसको ओवरलोड करके दिखाया, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो हमने पाइथन के क्लोन बनाए थे, मल्टीप्लिकेशन को ओवरलोड किया था, प्लस को ओवरलोड किया था, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमने इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स जो थे इनको हमने ओवरलोड किया, ठीक है, डिस्टेंस एग्जांपल लेके, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, हमने प्लस ऑपरेटर को फिर से समझा एक बार, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने फ्रेंड फंक्शन को भी समझा, ठीक है ना, इन दोनों के अंदर हमने फ्रेंड फंक्शन को भी समझा। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमने प्लस ऑपरेटर टाइम एग्जांपल लेके किया कि एक रियल टाइम छोटा सा सिनेरियो, ठीक है। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े, फिर हमने इक्वल्स टू वाले को किया, और अब मैं आपके ऊपर एक एग्जांपल छोड़ रहा हूं। इतनी एग्जांपल्स करने के बाद तो हमने इसकी हमने एक एग्जांपल पहले ये की थी, फिर उसके बाद ये की थी, यानी कि 2 प्रोग्राम ये, एक इसका 3, एक इसका 4, ठीक है जी। एक पूरा इसका पूरा एक ही कंसीडर कर लेते हैं 5, लेकिन इसमें भी 2 थे, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने ये 6 और ये हमने 7, तो हमने 7 प्रोग्राम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कर लिए, ठीक है। और 8वां जो प्रोग्राम है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि ग्रेटर देन को आपने कैसे ओवरलोड करना है, ठीक है जी। आई होप कि आप इसको, अगर आपने ये 8 प्रोग्राम कर लिए तो होपफुली आपकी जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है वो नॉट 100%, 70 to 80% वो कवर हो चुकी है, या दैट्स इट, वो डन हो चुकी है, ठीक है जी। तो आई होप कि यू गाइस विल डू इट बाय योर ओन। तो आप मुझे ये सबमिट करोगे इसका सोल्यूशन, तो मैं आपका सोल्यूशन चेक करके आपको रिवर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये कोड मैं आपको शेयर कर देता हूं। तो दिस इज द नीट एंड क्लीन कोड फॉर दिस टाइम एग्जांपल। तो ये बड़ा अच्छी एग्जांपल है, एंड दिस वन इज द स्मॉल योर रियल टाइम यूज केस, कि इसका बेनिफिट क्या है। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि इसको, अगर आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग की हम बात कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट क्या है। हमने पाइथन की एग्जांपल में समझा था कि पाइथन वाला जो हमने क्लोन बनाया था, पाइथन प्री डिफाइन देता है, हमने मैन्युअली सी के अंदर पाइथन को इंप्लीमेंट कर दिया, यानी कि पाइथन के प्री डिफाइन कॉन्सेप्ट को हमने इंप्लीमेंट कर दिया। वो शायद आपको पूरा इंटरनेट करने के बाद भी वो एग्जांपल ना मिले, ठीक है। वो बड़ी अच्छी एग्जांपल है। तो आप वो अगर इंटरव्यू में आप बताओगे वो एग्जांपल कि सर हमने पाइथन का क्लोन बना दिया था जी, हम पाइथन में हमने देखा कि ये है, तो हमने पाइथन का एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट हमने सी प्लस प्लस में इंप्लीमेंट कर दिया, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट पड़ सकती है और बड़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ विद न्यू कॉन्सेप्ट। तो वापस हम फिर घूम के आएंगे एक बार सब चीजों के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप एंड स्लोली स्लोली। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है टिल नाउ बिफोर प्रोसीड फर्दर, तो आप मुझे एक बार पूछ लीजिए, तो फिर मैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ रहा हूं। हाँ जी, ओके। सो यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, गुड। इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, द कंसेप्ट इज इनहेरिटेंस, ठीक है जी। इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास, ठीक है। अब मान के चलो कि मेरे पास एक अपनी क्लास है, ये मान के चलो मेरी कनेक्शन क्लास है, ठीक है। चलो अभी टेक्निकल बातें नहीं करते, हम नॉर्मल बात करते हैं। तो कहता है ये मेरी एक क्लास है, इसके अंदर कहता मल्टीपल फंक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। अब ये मेरी दूसरी क्लास है,
ठीक है, अब ये मेरी दूसरी क्लास है। अब कहता है इसके अंदर मुझे ये सारी फंक्शनैलिटी चाहिए, आई नीड द एंटायर फंक्शनैलिटी इनटू दिस क्लास। वे नंबर 1, आप क्या करोगे? आपको इनहेरिटेंस नहीं आती, ठीक है, यू डोंट नो द इनहेरिटेंस, आपको पता ही नहीं इनहेरिटेंस क्या होती है। आप क्या करोगे, ये सारे का सारा कोड यहां पे लिखोगे, ठीक है, ये सारे का सारा कोड यहां पे लिखोगे। जब ये सारे का सारा कोड यहां पे लिखोगे तो होगा क्या, तो आपको ये सारा कोड, मान के चलो ये 500 लाइनों का कोड है, तो आपको 500 लाइनें यहां पे लिखनी पड़ी, प्लस आपने अपनी खुद की लाइनें लिखी, ठीक है, मान के चलो 200 आपकी अपनी खुद की और लाइनें थी, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ लाइन 700, ठीक है जी। तो आपने 700 लाइनों का कोड लिखा, तो ह्यूमन नेचर है, जब आप 700 लाइनों का कोड लिखते हो तो ऑब्वियस है आप इन 500 लाइनों में 1 या 2 एरर जरूर करने वाले हो, जो हम नॉर्मली करते हैं, तभी मैं भी कॉपी पेस्ट ही करता हूं, ठीक है। तो ऑब्वियस है जब आपने 500 लाइनें लिखी हैं, तो अगर मेरे जैसा बंदा C++ में 500 लाइनें लिखेगा तो ऑब्वियस है वो 50 एरर तो करेगा ही करेगा, ठीक है। यानी कि एक तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया एरर को रेक्टिफाई करने में, और मैं क्या कर रहा हूं, कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, इस कोड को इंटायरली कॉपी पेस्ट कर रहा हूं इधर, तो प्लस अपनी 200 लाइनें जो अलग 200 लाइनें हैं उसको भी लिख रहा हूं, तो यानी कि टोटल मैंने 700 लाइनें लिख करके अपना काम किया, यानी कि मुझे टाइपिंग में कितना टाइम लगा होगा, फिर इसको कंपाइल करके एरर को रेक्टिफाई करने में कितना टाइम लगा होगा, है ना। तो कहता है ये चीज को, कहता मैं और कैसे रिजोल्व कर सकता हूं, ये 500 लाइनें एग्जैक्टली सेम है, तो क्या मैं इसको सीधा इंपोर्ट कर सकता हूं विद 1 लाइन ऑफ कोड? यस। कहता वो कॉन्सेप्ट कैसे इंप्लीमेंट होगा, वो कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होगा विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। अब हुआ क्या, मैंने इसकी प्रॉपर्टी रिक्वायर कर ली विद 1 लाइन ओनली, दैट्स इट, प्लस मैंने अपनी 200 लाइनें लिखी। अब जाने कि यहां पे जो कोड है, अब ये तो मेरे को पता है बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो 500 की 500 लाइनें मैंने इधर बचाई, इधर बुलाई, मेरा टाइम कम हो गया टाइपिंग का, मेरा टाइम कम हो गया कंपाइलेशन का, मेरी स्पेस कम होगी, ठीक है। अब ये 200 लाइनों का कोड जो मेरा अपना अलग था वो मैंने इसमें इंपार्ट कर दिया, यानी कि इस फाइल के अंदर सिर्फ 200 लाइनें हैं, 500 लाइनें कहां से आ रही हैं, 500 लाइनें यहां से आ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, ठीक है, इनहेरिटेंस का। तो अगर मैं इसकी टेक्निकली डेफिनेशन अब समझूं, तो इनहेरिटेंस इज अ कैपेबिलिटी ऑफ one class to acquire the properties and characteristics from another class, ठीक है जी। The whole properties are inherited by the class is called parent class और base class, यानी कि अब जो ये क्लास है, ये इस क्लास की या तो पेरेंट क्लास भी बोल सकते हो या आप बेस क्लास भी बोल सकते हो, यानी कि इसका जो बेस क्लास है, इसकी जो पेरेंट क्लास है वो ये वाली क्लास है, क्योंकि यहां से 500 लाइनें इसके अंदर आ रही है, क्योंकि ये 500 लाइनें यहां पे इनहेरिट हुई है, ठीक है जी। अब और इसको सुपर क्लास भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो, चॉइसेस अगेन योर, पेरेंट, बेस और सुपर, मैं कुछ भी बोलूं, मैं पेरेंट्स बोलूं, मैं बेस बोलूं, मैं सुपर बोलूं, तो मैं इस क्लास की बात कर रहा हूं, ठीक है, मेन क्लास की, जिसकी प्रॉपर्टीज मैंने जिस क्लास में एक्वायर की है। तो जिस क्लास ने प्रॉपर्टीज ली है, ठीक है ना, जिस क्लास ने प्रॉपर्टीज ली है उसको हम बोलेंगे चाइल्ड क्लास, ठीक है जी, ड्राइव्ड क्लास, ठीक है जी, और आर्ट क्लास, आप कुछ भी बोल सकते हो, यानी कि आपके फादर आपकी पेरेंट क्लास है और आप उनकी ड्राइव्ड क्लास हो या चाइल्ड क्लास हो या सब क्लास हो, ठीक है। अब आपको शायद ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और आसानी से समझ आ गया होगा, क्योंकि आपके अंदर आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज है, यानी कि आपके फादर की प्रॉपर्टीज है, प्लस आपके अंदर आपकी खुद की प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, खुद की प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज तो आपने अपने फादर से एक्वायर की होंगी, ठीक है, खुद प्रॉपर्टी आपकी अपनी खुद की जनरेटेड है, तो ये आपकी जो पेरेंट क्लास है, ठीक है, वो आपके फादर है, ठीक है, यानी कि आपकी बेस क्लास, आप उसकी चाइल्ड क्लास हो, ठीक है, या ड्राइव्ड क्लास हो या सब क्लास हो, तो आप इस चीज को इस तरह से कंसीडर करते हो समझने के लिए। अब हमें ये तो पता लग गया इनहेरिटेंस क्या है, नटशेल में छोटा सा हमें आइडिया हो चुका है। अब अगर मैं इसकी बेनिफिट की बात करूं तो सबसे प्यारा बेनिफिट है कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है जी, कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है जी। फिर उसके बाद है मेथड मेथड ओवरराइडिंग, यस, ओवरराइडिंग। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है जी, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम हम देख चुके हैं, मेथड ओवरराइडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है, सॉरी, मेथड ओवरलोडिंग, एक मेथड का नाम सेम, उसके पैरामीटर अलग, जैसे हमने कंस्ट्रक्टर में किया था, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम था लेकिन उसके मेथड के जो पैरामीटर्स थे वो अलग थे, तो सेम चीज
कहता ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी हम देख चुके हैं, यानी कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हमें आ चुकी है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड ओवरराइडिंग। तो ये हम बाद में आएंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है जी। उसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी आप जिसको बोलते हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम, या स्टैटिक और डायनेमिक बाइंडिंग, ठीक है। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है, एक तो कोड यूजेबिलिटी, एक तो मेथड ओवरराइडिंग, और उसके बाद है यूज ऑफ वर्चुअल क्लास, ठीक है जी, यूजेस ऑफ वर्चुअल क्लास। तो हम इस कॉन्सेप्ट में पहले तो ये समझेंगे कोड यूजेबिलिटी क्या है, लेकिन उससे पहले हम इनहेरिटेंस को समझेंगे, इसके कुछ बेस प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस इनहेरिटेंस में आपकी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे। तो लेकिन पहले हम जो बिल्कुल स्टार्ट करेंगे वो हम बिल्कुल आपका बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि उसका बेनिफिट क्या है और हम कैसे उसको इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कुछ मुश्किल एग्जांपल्स भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं अभी बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आपको सिंटैक्स ऑफ इनहेरिटेंस समझ आ जाए, ठीक है। बाद में हम इन डेप्थ ये भी कंसेप्ट करेंगे, पब्लिक क्या है, ठीक है जी, प्राइवेट क्या है एंड प्रोटेक्टेड क्या है, ठीक है। कैसे हम पब्लिकली इनहेरिट कर सकते हैं, प्रोटेक्टिवली इनहेरिट कर सकते हैं, या प्राइवेटली इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम ये भी कंसेप्ट आपका पेंडिंग है तो वो भी इसी में कवर होगा इन डेप्थ, ठीक है। लेकिन इससे पहले सिंटैक्स देखते हैं, सिंटैक्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये मेरी एक क्लास है, दैट इज द बेस क्लास, ठीक है। दिस वन इज माय पेरेंट क्लास, और यू कैन से द सुपर क्लास, जो भी आपको ठीक लगे आप वो नाम ले सकते हो उसका। इसके अंदर एक मेथड है पब्लिक मेथड, ठीक है जी, इंटीजर ए, ठीक है जी, इंटीजर ए, ठीक है। उसके बाद एक मेथड, बड़ा प्यारा सा मेथड है, दैट इज वाइड डिस्प्ले, ठीक है जी, कुछ भी नहीं करता, सिंपल ये करेगा, क्या करेगा जी, डिस्प्ले द बेस क्लास, दैट्स इट। मैं सी आउट करवा रहा हूं, ये है डिस्प्ले इन बेस क्लास, ठीक है। हम सब समझेंगे एम्बिग्युइटी क्या है, ठीक है, वो भी कंसेप्ट करेंगे, वी विल अचीव ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, डोंट वरी। सारे कॉन्सेप्ट हम इसमें कवर, क्योंकि इसमें बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस के अंदर है कुछ नहीं है, लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बहुत है, ठीक है। उसके बाद ये तो मेरी होगी बेस क्लास, दैट इज द सुपर क्लास, ठीक है। अब उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, क्लास ड्राइव्ड, ठीक है जी, जो चाइल्ड क्लास भी आप जिसको बोल सकते हो। अब ये किसको इनहेरिट कर रही है? ये पब्लिकली इस बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है, ठीक है, पब्लिक बेस क्लास, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस का सिंबल है, यानी कि ये मेरी बेस क्लास, ठीक है, ये सॉरी ये मेरी बेस क्लास होगी, ये मेरी ड्राइव्ड क्लास होगी, या चाइल्ड क्लास या सुपर क्लास, जो भी आपको ठीक लगे आप वो प्रोनाउंसिएशन कर लो, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि हम दो ही वर्ड ज्यादा यूज करेंगे, या तो सुपर यूज कर लेंगे या फिर हम बेस यूज कर लेंगे, ठीक है। तो बेस और ड्राइव, तो उसके अंदर ड्राइव और चाइल्ड क्लास हम ज्यादा यूज करेंगे टर्मिनोलॉजी, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना अपने को। तो बेस क्लास है, ठीक है, पेरेंट क्लास है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, इसको आप पेरेंट बोल सकते हो, बेस बोल सकते हो, या सुपर बोल सकते हो। तो ये आपकी मेन क्लास है। अब इसका जो सिंटैक्स है वो ये है कि ये आपकी ड्राइव्ड क्लास है, ठीक है। अब ड्राइव्ड क्लास के अंदर मैं बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहा हूं, यानी कि ये आपके फादर हैं और ये आप हो, आपने अपनी फादर की प्रॉपर्टीज भी अपने अंदर एक्वायर कर ली। यानी कि अब इसको एक्वायर करने का जो तरीका है वो ये है, असेस स्पेसिफायर, ठीक है जी, बाद में इसके ऊपर भी आएंगे इन डेप्थ कि इसका रोल क्या है पब्लिकली और प्राइवेटली और प्रोटेक्टेडली। तो ये कहता है आपकी बेस क्लास है, ठीक है, दिस वन इज योर बेस क्लास। तो इसको जो मैंने हायर किया पब्लिकली किसके अंदर, कहता ड्राइव्ड के अंदर, ठीक है ना, अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर भी एक मेथड है पब्लिक, ठीक है ना, पब्लिक। तो इसके अंदर एक जो मेथड है दैट इज द वाइड शो मेथड, ठीक है जी, जो शो मेथड है जो सिंपली हमें शो करेगा कि सी आउट ऑफ आई एम ड्राइव्ड क्लास, ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं, बड़ा बस प्यारा सा मेथड है, आई एम ड्राइव्ड क्लास, दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, नथिंग एल्स, और इसका कोई रोल नहीं है, इसकी कोई यूसेज नहीं है, ठीक है जी। अब ये क्लास को भी कर देते हैं बंद, यानी कि दो क्लासेस हैं। अब इसके अंदर जो पब्लिकली एक वेरिएबल इंट ए है,
ठीक है जी। अब उसके बाद सी आउट ऑफ एक मेथड है, उस मेथड का नाम है डिस्प्ले, जो हमें बताएगा कि आई एम डिस्प्ले इनटू द बेस क्लास। और यहाँ के अंदर, इसके अंदर एक मेथड है शो, जो हमें बताएगा आई एम दी शो इनटू दी ड्राइव्ड क्लास, यानी कि मैं ड्राइव्ड क्लास का शो मेथड हूं। ठीक है, आप देखो, अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, अब हम इनका ऑब्जेक्ट बनाते हैं इंट। ठीक है, किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ड्राइव्ड का बना दिया मैंने। ठीक है, इंट मेन ड्राइव्ड। ठीक है, ये उसका ऑब्जेक्ट बना डी। ठीक है जी, ये ड्राइव्ड का ऑब्जेक्ट बना डी। यानी कि जब मैंने ये डी बनाया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इस क्लास को भी हायर कर लिया और इस क्लास को भी हायर किया। क्यों? क्योंकि ये ड्राइव्ड क्लास है, ये इनहेरिट कर ली है किसको, बेसिक क्लास को। ठीक है, यानी कि बेस क्लास को, यानी कि इस क्लास को ये क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। तो ऑटोमेटिकली इस डी के अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो ये वाली भी है और ये वाली भी है। और किस तरह से हायर किया हमने, हमने उसको पब्लिकली हायर किया। ठीक है, पब्लिकली हायर करने से क्या हो गया कि इसके अंदर जो पब्लिक मेथड थे, इसके अंदर जो पब्लिक चीजें थी, वो इसकी भी पब्लिक बन चुकी है। ठीक है, अब मैं देखो सीधी सी बात है, अब मैं कर रहा हूं डी डॉट ए इज इक्वल टू 100। ठीक है जी, उसके बाद डी डॉट डिस्प्ले। ठीक है जी, डी डॉट शो। अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने देखो डी डॉट ए यूज किया। ए किसके अंदर है, ए तो कहता बेस क्लास के अंदर है, लेकिन कहता मेरे पास कैसे आ गया, मैं तो ऑब्जेक्ट जो हूं ड्राइव्ड क्लास का हूं, मेरे अंदर तो ए है ही नहीं था। मेरे अंदर ए इसलिए आया क्योंकि मैंने इस क्लास को पब्लिकली हायर कर लिया। ठीक है जी, इनहेरिट कर लिया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनहेरिटेंस। तो डी डॉट ए कहता अब इसके थ्रू मैं इसको प्रोसेस कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी पब्लिकली इसको हायर करके बैठा हूं। तो जो इसके पब्लिक ऑब्जेक्ट्स हैं, जो इसके पब्लिक मेंबर्स हैं, वो मेरे भी पब्लिक है। तो जो पब्लिक है तो कहता आई कैन यूज आउटसाइड द क्लास। ठीक है जी, उसके बाद डी डॉट डिस्प्ले। अब ये जो डिस्प्ले मेथड है ये किसका है, ये तो कहता बेस क्लास का है, लेकिन मैं किसके ऑब्जेक्ट के साथ कर रहा हूं, कहता मैं डी के ऑब्जेक्ट के साथ कर रहा हूं। और डी किसका ऑब्जेक्ट है, डी कहता ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके पास परमिशन पब्लिकली उसको इनहेरिट कर रखा है। ठीक है, बाद में आएंगे, डोंट वरी, डोंट गेट कंफ्यूज, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, इसके ऊपर मैं आऊंगा। लेकिन अभी आप सिर्फ ये कॉन्सेप्ट को समझो, रेदर देन इस चीजों को समझने की बजाय आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो कि हमने किया क्या है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये लगा के चलो इनहेरिटेंस कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैंने डी डॉट शो किया। अब ये जो डी डॉट शो है, कहता है ये मेरा अपना मेथड है। ठीक है, तो ये यहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है। ठीक है, ये यहां से आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो, with the help of this object I am able to process all these things which are available into my base class and all these things which are available into my derived class. That's it, सीधा फंडा, सीधा फंडा, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, यानी कि इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द बेस क्लास इनटू ड्राइव्ड क्लास। ठीक है जी, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, वही एग्जांपल उठाते हैं। ठीक है ना, वही एग्जांपल उठाते हैं, द एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगल क्लास, उसके अंदर इनहेरिटेंस को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, पहले उसको समझते हैं, उसकी वही जो रेक्टेंगल थी। अब आप याद होगा उसके अंदर मैंने सारे मेथड बना रखे थे, गेट लेंथ, गेट ब्रेथ, ठीक है, सेट लेंथ एंड सेट ब्रेथ। आपको याद होगा, एक बार नहीं याद तो मैं एक बार फिर से उस एग्जांपल को एक बार ओपन कर लेते हैं। फाइनल, ये आपको याद होगा कि ये हमारी क्लास थी रेक्टेंगल। ठीक है, दिस इज द एंटायर रेक्टेंगल क्लास। तो ये पूरी की पूरी हमारी रेक्टेंगल क्लास थी, जिसके अंदर हमने ये मेथड्स बनाए थे। आपको याद होगा, ये कंस्ट्रक्टर थे, ठीक है, ये म्यूटेटर थे, ये असेसर्स थे, ये आपके फैसिलिटेटर्स थे, ये आपका इंक्वायरी था, ये आपका डिस्ट्रक्टर था। तो ये हमने, आपको याद होगा कि ये सब कुछ हमने किया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इस क्लास को इनहेरिट कर रहा हूं। ठीक है, इस क्लास को इनहेरिट कर रहा हूं किसके अंदर, एक और क्लास के अंदर। ठीक है, तो उस क्लास का नाम क्या है, क्यूबाइड। ठीक है जी, क्लास क्यूबाइड। ठीक है जी, और उसके अंदर मैं किसको इनहेरिट कर रहा हूं, पब्लिक रेक्टेंगल को। ठीक है जी, तो मैंने इस क्लास को, इस सारी क्लास को इसके अंदर इनहेरिट कर दिया, यानी कि ये कोड सारा आ गया। देखो, नहीं तो मुझे ये जितनी भी लाइनें थी, 100-150 लाइनें थी, 110 लाइनें थी अप्रोक्सीमेटली, तो ये लाइनें मुझे लिखनी पड़ती है ना।
अब मैं लिखना नहीं चाहता इस लाइनों को, कि मुझे क्यूबॉइड निकालना है तो ऑब्वियस है रेक्टेंगल भी होना चाहिए, है ना। तो क्यूबॉइड के अंदर क्या आ जाता है, कहता है इसका एक जो मेंबर है, इसका जो प्राइवेट है, ठीक है, इसका जो प्राइवेट है वो इंट है, इसकी हाइट है, ठीक है ना। अब इसकी हाइट है तो ये हाइट निकाल के देगा। तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं इसका भी, ठीक है जी, क्यूबिड, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं दे रहा हूं, हाइट दे रहा हूं, ठीक है जी, हाइट दी। तो हाइट के अंदर HEIGHT जो भी ये वेरिएबल आया वो एच का वेरिएबल इस हाइट में एलोकेट हो गया, ठीक है जी। अब इसके बाद दो मेथड बना लेते हैं, इंट गेट हाइट, ठीक है जी, जो गेट हमें हाइट दे देगा, जो हमें रिटर्न कर देगा रिटर्न हाइट, ठीक है। मैं अंदर ही दे रहा हूं डेफिनेशन, आप चाहे तो बाहर दे सकते हो, इंट गेट, और यू कैन से गेटर और सेट कर लेते हैं। अब इसके बाद अंदर हम सेट कर देते हैं हाइट को, सेट हाइट। तो जब हाइट सेट हुई तो जो भी एच आया वो हाइट से जो भी था एच के अंदर वो चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे इंट ऑफ एच कर लेते हैं। तो ये तो अब आपको पता ही है, गेटर और सेटर मेथड सेम है ना। ये देखो, ये आपका असेसर्स हो गया, ठीक है, जो आपको रिटर्न करेगा, और ये आपका म्यूटेटर हो गया जो आपकी वैल्यू को सेट करेगा। सॉरी, ये म्यूटेटर हुआ आपका, ठीक है, ये म्यूटेटर हुआ। तो ये आपका असेसर हुआ, जो सेट करता है उसको असेसर बोलते हैं, जो गेट करता है उसको म्यूटेटर बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके म्यूटेटर एंड असेसर्स दोनों क्यूबाइड के लिए हैं। ये इसके हैं, रेक्टेंगल के तो है ही है, अब रेक्टेंगल के भी इसके अंदर आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये तीसरा मेरा जो एक फैसिलिटेटर है इसके अंदर, क्यूबाइड के ही अंदर, दैट इज द वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालना है। अब देखो अब मैं अगर मैं सिंपल लिखूं रिटर्न ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो ये एरर है। क्यों एरर है, क्या आप बता सकते हो क्यों एरर है? एनी वन ऑफ यू, हाँ जी, बता सकते हो? ये एरर है, हाँ जी, बता सकते हो? ये एरर है, क्यों एरर है? कोई कोई मेरे को बता सकता है? अगर मैं सिंपल वॉल्यूम लिख रहा हूं, इसको मैंने पब्लिकली भी इनहेरिट कर लिया, ठीक है ना, इसको मैंने पब्लिकली इनहेरिट कर लिया, और मैं ये लेंथ और ब्रेथ और हाइट, हाइट तो मेरे पास अपना है इसके अंदर, ये देखो, लेकिन ये जो लेंथ और ब्रेथ है ये मेरे को यहां से आ रहा है। तो ये वाले मैं प्रोसेस नहीं कर सकता दोस्तों, इसको प्रोसेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये इसके प्राइवेट हैं, और इसके जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, आप उसको आउटसाइड द क्लास आप उसको प्रोसेस नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसको प्रोसेस नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे मैं सीधा नहीं लिखूंगा हाइट, तो मैं सीधा लिख दूंगा क्योंकि हाइट तो मेरा अपना ही है, ठीक है ना, हाइट तो मेरा अपना ही है। तो मैं क्या लिखूंगा, हाइट मल्टीप्लाई बाय गेट, है ना। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर क्या था, गेट लेंथ। तो मैं सिंपल लिख रहा हूं गेट लेंथ, जो मुझे लेंथ रिटर्न करेगा, मल्टीप्लाई बाय गेट ब्रेथ, ठीक है जी। अब ये एरर नहीं देगा, अब ये एरर नहीं देगा। अगर मैं सीधा लिख देता मल्टीप्लाई लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो वो एरर दे देता। लेकिन अगर ये प्राइवेट ना होते, पब्लिक होते, तो मैं कर लेता। जब मैं, अब छोटी सी आपको आइडिया दे देता हूं, जब मैं क्लास को पब्लिकली इनहेरिट करता हूं, ठीक है नहीं, जब मैं क्लास को पब्लिकली इनहेरिट करता हूं, पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास बिकम पब्लिक, ठीक है जी, ऑफ ड्राइव्ड क्लास। यानी कि मैंने इसको पब्लिकली इनहेरिट किया है ना, तो यहां पे जो पब्लिक चीजें हैं वो इसकी भी पब्लिक है, ठीक है ना, इसकी भी पब्लिक है। यहां पे जो पब्लिक चीजें हैं वो इसकी भी पब्लिक है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये इसको आउटसाइड कर सकते हैं, लेकिन जो यहां पे प्राइवेट है इसकी वो प्राइवेट नहीं है, ना ही इसकी पब्लिक है। बात याद रखना, अगर मैं क्लास को पब्लिकली इनहेरिट कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि जो इसके अंदर पब्लिक है वो एज इट इज यहाँ पे पब्लिक हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे वो पब्लिक है तो ऑब्वियस है, तो मैं ये गेट और सेट मेथड में यूज कर पा रहा हूँ। देखो मैंने सिंपल लिख दिया गेट और सेट मेथड क्योंकि पब्लिक है। अगर ये भी प्राइवेट होते तो फिर मुझे भी एरर आ जाती। तो हमने क्या समझा था लास्ट टाइम, कि ये सेसर और म्यूटेटर जो होते हैं हम पब्लिक रखते हैं फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेटा हाइडिंग, कि हमें डेटा को हाइड करना है,
ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता लग रहा कि गेट और लेंथ मेरे पास आ तो रही है, लेकिन किस वेरिएबल से आ रही है, आई नेवर नो इट, लेकिन मेरे पास आ रही है। असेसर और म्यूटेटर मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग। ठीक है जी। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। ठीक है जी। एंड प्राइवेट बिकम प्राइवेट ऑफ दैट क्लास दैट इज नॉट इनहेरिटेबल, लेकिन जो पब्लिक है, क्योंकि मैंने इसको पब्लिकली इनहेरिट की है, तो इसके जो पब्लिक मेंबर है दैट आर द पब्लिक मेंबर ऑफ दिस क्लास। तो ये अब थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब जाने की ये एक देखो, ये सारा कोड नहीं, अगर मेरे को इनहेरिटेंस नहीं आती तो मैं सारा कोड यहाँ पे लिखता क्यूबाइड के अंदर। ठीक है ना, सारा कोड यहाँ पे लिखता। पहले तो ये कोड आता, फिर ये आता। अब देखो मेरे पास सिर्फ यही कोड है मेरा अपना, ये मैं यहां से इनहेरिट कर रहा हूं, बाकी लेंथ ब्रेथ सब इधर से इनहेरिट हो रहा है, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये मेरे पास बेस कार थी। ठीक है, ये मेरे पास एक बेसिक सी कार थी। ठीक है जी, ये बेसिक सी कार थी। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बुरी है, तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, ये मेरी बेस कार थी, तो इसको मैंने थोड़ी सी मॉडर्न कार बना दिया। ठीक है, अब इसका जो ये मॉडर्न वर्जन है, ठीक है, बेस तो ये थी लेकिन उसका ये मॉडर्न वर्जन है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, इसकी प्रॉपर्टी तो सारी आ गई ना मेरे पास, प्लस मेरी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। इसमें पावर विंडो नहीं थी, इसमें पावर विंडो है। ठीक है जी, इसमें स्टेयरिंग एक ही तरफ घूमता था, इसमें स्टेयरिंग दोनों तरफ घूमते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जो बेसिक है वो इसका बेसिक ही है, वो यहाँ पे नहीं आया। तो कुछ इस तरह से आप इसको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो नाउ दिस वन इज द कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको पता लग गया होगा, मैंने आपको ये पूरा दिखा दिया। अब इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब मेन के अंदर गया मैं, इंट मेन के अंदर जब मैं आया तो मैंने क्या किया, अब देखो क्यूबाइड का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया सी, उसके अंदर 5 पास कर दिया, यानी कि हाइट के अंदर यहाँ पे 5 आया, और हाइट के अंदर कितना आ गया, हाइट के अंदर 5 आ गया। ठीक है, अब देखो सी डॉट सेट लेंथ। अब ये लेंथ फंक्शन किसका है, ठीक है, लेंथ मैंने सेट किया यहाँ पे, ये यहाँ पे सॉरी नोट यहाँ पे, ये जो आपका लेंथ फंक्शन है ये कहाँ पे है, ये देखो ये यहाँ पे है। अब ये वाला फंक्शन चला किसके ऑब्जेक्ट के साथ, सी ऑब्जेक्ट के साथ। सी किसका ऑब्जेक्ट है, कहता क्यूबाइड का। क्यूबाइड के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं रेक्टेंगल के लेंथ फंक्शन को कैसे यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने उसको इनहेरिट कर लिया। ठीक है, सी डॉट सेट ब्रेथ, तो जब मैंने ब्रेथ सेट की तो ये भी मान के चलो मैंने 20 सेट कर दी, तो ये यहाँ पे आया। ठीक है, तो ये ब्रेथ यहाँ पे आई। ठीक है, अब उसके बाद क्यूबाइड के अंदर एक फंक्शन है, कहता कौन सा फंक्शन है, दैट इज दी वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या देगा, कहता जो लेंथ और ब्रेथ मुझे यहां से रिटर्न होगी मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो अब सी डॉट वॉल्यूम, लो ये काम हो गया। देखो कितना आसान हो गया काम, देखो कितना आसान हो गया काम। तो मैंने क्या किया, इसको इनहेरिट किया। ठीक है, इस क्लास को इनहेरिट किया किसके अंदर, क्यूबाइड के अंदर। और क्यूबाइड में मेरे पास उसकी हाइट आ गई, यहाँ पे तो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ थी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास हाइट भी आ गई। उसको पब्लिक मेंबर्स को मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अगर मैं सीधा लिख देता तो वो एरर आती, क्योंकि इसके वो प्राइवेट है, प्राइवेट तो आउटसाइड क्लास आ ही नहीं ना सकते, किसी भी हालत में नहीं आ सकते। ठीक है, किसी भी हालत में ना आ सकते। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर कोई एरर है तो आप एक बार कोई क्वेश्चन है तो आप एक बार मेरे से पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी खास नहीं था। हमने सिर्फ एक सिंपल सी एग्जांपल को समझा इनहेरिटेंस की, कि इनहेरिटेंस कैसे है, क्योंकि हमने पिछली ही क्लास उठाई और उसको आगे एक्सटेंड कर दिया, प्लस इसके पास अब पिछली प्रॉपर्टीज हैं प्लस अपनी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब आप ऐसे इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को, अगर आप लोगों के पास मारुति की गाड़ी है ना, मारुति की है, उसमें जो मॉडल्स आते हैं मेरे ख्याल से, एक तो आता है LXI है ना, एक आता है VXI, ठीक है, एक आता है ZXI है ना। तो ये उनके मॉडल्स हैं। अगर मैं हिंडवे की बात करूं तो उसमें आता है S आता है, फिर इनके बाद SX आता है, और एक टॉप मॉडल पता नहीं कौन सा आता है, पता नहीं ये टॉप होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तो इसी को कंसीडर कर लेते हैं। तो ये लो जी, अब कहता है ये होगी बेस क्लास। ठीक है, इसको इनहेरिट किया मैंने, ये बन गई ड्राइव्ड क्लास मेरी, लेकिन इसकी बेस क्लास है। अब देखो इसके जो फीचर है सारे इसके अंदर, बस अपने फीचर है। अब LXI मॉडल में क्या है, जो विंडोज हैं वो पावर विंडो नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ पे जो विंडोज है वो पावर विंडो है प्लस म्यूजिक सिस्टम है, इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं है।
बाकी तो फीचर तो सारे यही है ना, शेप वही है, स्टीयरिंग वही है, ठीक है, इंटीरियर वही है, ऑलमोस्ट सारा सेम है, लेकिन 2-4 फीचर मैंने अपने डाल दिए। अब अगर इसमें जाऊं तो इसमें क्या था, और फीचर आ जाते हैं। अब इसने क्या किया, इसको इनहेरिट कर लिया, यानी कि अब जब इसने इसको इनहेरिट किया, ठीक है ना, इसको ये इनहेरिट, जो इस कंसेप्ट को हम बोल देंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो जब इसने इनहेरिट किया तो इसके अंदर ये भी आ गया, इसके अंदर ये भी आ गया, प्लस इसके अंदर अपने फीचर भी आए। अपने फीचर क्या है, इसने एबीएस दे दिया, ठीक है, इसने क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया, ठीक है जी, इसने अलॉय व्हील्स दे दिए, ठीक है। तो इसके प्लस ये फीचर, अब इसके अंदर ये भी फीचर है, ये भी फीचर है, और प्लस इसके अंदर अपने फीचर है। तो ये बन गया आपका मल्टी लेवल। ये बाद में करेंगे हम, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, लेकिन पहले उससे पहले हम अपने फंडे क्लियर करेंगे। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है। तो ये दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनहेरिटेंस। अब इसमें दिक्कत भी आ जाती है, एम्बिग्युइटी की दिक्कत आ जाती है, ठीक है, मैं कौन सा कंस्ट्रक्टर चलाऊं, ये दिक्कत आती है, ठीक है। वो प्रॉब्लम जो है हम वो स्टेप बाय स्टेप फिर रिजोल्व करेंगे। पहले समझेंगे प्रॉब्लम है क्या, फिर हम उसको रिजोल्व करेंगे, ठीक है जी। क्योंकि इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर जो है बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली चलता है। अब जब मैं इसको चला रहा हूं तो कंस्ट्रक्टर इसका भी एग्जीक्यूट हो रहा है, कंस्ट्रक्टर इसका भी एग्जीक्यूट हो रहा है, कंस्ट्रक्टर इसका भी एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि वो तो अपने आप चलता है ना, हम उसको नहीं कॉल करते, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो अपने आप चलता है। अब फिर पंगा पड़ता है कि भैया कौन सा चलाना है, कौन सा नहीं चलाना है, कैसे हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर दें। तो ये चीजें भी समझेंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि यही प्रॉब्लम्स है इसके अंदर, ठीक है ना, यही प्रॉब्लम्स है। तो अभी आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि इनहेरिटेंस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है। तो अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि टाइम है अभी, आई सपोज अपने पास 10 मिनट। तो अभी इसी में ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा, तो आई होप कि आप इसको बड़े आराम से कर लोगे। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आई होप कि आप इसको बड़े आराम से और प्यार से कर लोगे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान काम है। जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। आगे डी, हाँ जी, मैं तेन फोन करदा 10 मिनट तक फोन करदा, ठीक है, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट हम आगे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम, ये तो आप खुद ही कर लोगे, आई सपोज आपको ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने इसको इनहेरिट किया। और प्रॉपर्टी प्लीज करना, प्रैक्टिकल जरूर करना, क्योंकि मैं जो असाइनमेंट दे रहा हूँ वो आपका दिमाग चला देंगी, ठीक है ना। अगर आपको दिक्कत है तो आप मेरे से पूछो अगले दिन कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये आई थिंक कि हमें अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो इतना आपका काम है, एक तो असाइनमेंट आपकी है कि आपने इस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, और प्लस इनहेरिटेंस का एक तो ये एग्जांपल कर लो, तो आपका फंडा सारा क्लियर हो जाएगा। और या फिर वो पिछली एग्जांपल जो मैंने आपको दिखाई थी, वेरी बेसिक, जो यूजलेस है, जिसका कोई यूज नहीं है, लेकिन हाँ इसका थोड़ा सा यूज है, ये यूजफुल है। अगर आप इसको कर लोगे तो आपका फंडा थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी आपके क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, हम सेशन बंद नहीं कर रहे, आपके क्वेश्चन ले रहा हूं, क्योंकि अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को फिर ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, तो मैं उसको अभी छोड़ रहा हूं। अगर कहो तो मैं करवा देता हूं आगे, क्योंकि आगे जो कॉन्सेप्ट है वो है कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। हाँ जी, बोलिए, करवाऊं कि कल करें कंस्ट्रक्टर इन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी के बेस पे आपकी प्रॉब्लम्स का ओरिजिन है, इसी के बेस पे आपके अगले कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना, इसी के बेस पे आपकी एम्बिग्यूटी वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये बेसिक है, मतलब ये प्रॉब्लम्स ओरिजिन होने का कारण यहां से है कि कंस्ट्रक्टर है तो कौन सा चलेगा, बेस क्लास का चलेगा, ठीक है, कि प्राइवेट का चलेगा और किसका चलेगा। आज एक बार मेरे से पूछ लीजिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क मी। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज पूछिए। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है भाई, यू कैन आस्क मी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलिए। सर अगर हमारे पास एक बेस क्लास है और दो उसकी मतलब की टाइप क्लास है, तो हम उसमें से ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बनाएंगे? तीन क्लास है हमारे पास तो जेड एक्स आई का ही बनेगा ना ऑब्जेक्ट, तो ये डिपेंड करता है ना। तो अच्छा जो ये एक ओके मेरी बात सुन, एक मिनट, मैं अभी ये क्वेश्चन का एग्जांपल मेरे माइंड में बहुत अच्छी एग्जांपल आई है, आपको मैं वो देता हूँ, ठीक है। ये मेरी है, आप जिनके पास मारुति गाड़ी है ना वो समझ आएंगे अच्छे से, कि जिनके पास नहीं भी है कोई बात नहीं है, उसको भी हम समझा देंगे। LXI, VXI एंड ZXI, ठीक है।
अब ये 3 गाड़ी, ये मेरी एक क्लास है, ठीक है, यानी कि ये मेरी बेस क्लास है, ये मेरी ड्राइव्ड क्लास है, ठीक है, ये भी मेरी ड्राइव्ड क्लास है। तो ये जो ड्राइव्ड क्लास है ये इसको और इसको करके बनी है, ठीक है, यानी कि ये पब्लिकली ये वाली इनहेरिट, यानी कि अब इस कंसेप्ट को समझते हैं, ये पेरेंट क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है, ठीक है। अब इसके लिए ये भी पेरेंट है, ये पेरेंट है, ठीक है, ये सुपर पेरेंट है, ठीक है, ये ड्राइव्ड है। तो अब आप कस्टमर हो, आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आपको एलएक्सआई की रिक्वायरमेंट है, ये ले बेटा। तो ऑब्जेक्ट कौन सा बनेगा, एलएक्सआई का। आपको वीएक्सआई की रिक्वायरमेंट है, तो आप किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, वीएक्सआई का, ठीक है। फिर आपको एलएक्सआई नहीं मिलेगा, यानी कि जब आप वीएक्सआई की एनवायरमेंट बना रहे हो, आपके पास ये भी आ रहा है और आपके पास ये भी आ रहा है, यानी कि पैसे भी तो ज्यादा दे रहे हो ना। ये बेस मॉडल के पैसे कम रहते हैं, ठीक है, उसके बाद जो एक अप होता है उसके पैसे रहते हैं ज्यादा, और एक उसके बाद टॉप के, है ना। तो अब तीसरा क्लाइंट है, वो कहता है मुझे मुझे टॉप मॉडल चाहिए, तो इसके पैसे भी ज्यादा हैं। जब इसके पैसे ज्यादा है तो ऑब्वियस है इसके पास ये दोनों आ रहे हैं ना, बेस फीचर भी आ रहे हैं, मॉडरेट फीचर भी आ रहे हैं, और टॉप फीचर तो आ ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सा है, कहता है यहाँ पे मुझे सिर्फ, कहता जी मॉडरेट फीचर वाली गाड़ी लेनी है, तो तेरे को ऑब्जेक्ट मिलेगा वीएक्सआई का। दूसरा क्लाइंट कहता है कि मेरे को तो सिर्फ यार बेस वाला चाहिए, उसको मिलेगा एलएक्सआई का। तो ये तो चॉइस है, ये तो चॉइस है ना आपकी, कि आपने किसका बनाना है, बना लो जिसका बनाना है, चॉइस इज अगेन योर। तो दिस वन इज द बेस्ट एग्जांपल टू एलैबोरेट द कांसेप्ट ऑफ, क्योंकि देखो बेस फीचर वही है, इसमें सिर्फ क्या ऐड हुआ है, इसमें ऐड हुआ है म्यूजिक सिस्टम ऐड हो गया, ठीक है, और इसमें जो ऐड हुआ है पावर विंडोज ऐड होगी, ठीक है जी, एक रेयर वाइपर ऐड हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, इसमें पावर विंडो जो यहाँ है, ठीक है, बेस तो यहां से आया, पावर विंडो यहां से आ गई, ठीक है, वाइपर यहां से आ गया, म्यूजिक सिस्टम यहां से आ गया, और इसमें जो अपने फीचर है एबीएस डाल दिए, अलॉय व्हील डाल दिए, ठीक है, क्रोम डाल दिया, तो इसके अपने फीचर है, तो इसके अपने फीचर हो गए। अब मेरा बजट ये है तो मैं इसके साथ, क्योंकि मेरे को रिक्वायरमेंट इसकी भी है इसकी भी है, तो भी ऐसा मैं इसको लेके चलूंगा ना। अगर मेरा बजट यही है तो मैं सिर्फ इसको लेके चलूंगा, अगर मेरा बजट यही तो मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। दिस वन इज द गेम। So this one is the best example to understand the concept of the inheritance. ठीक है, जिनके पास हिंडुई की है उसमें एस और एक्स एक्स आते हैं, इसमें पता नहीं टॉप है, देख लेते हैं एक बार चलो, तो हिंडुई वालों को भी थोड़ा सी आसानी हो जाएगी। मॉडल्स इन हुंडई, चलो एक बार देख लेते हैं। चलो जी, इसमें इन्होंने लिखा नहीं है, मॉडल्स हिंडुई वेरिएशन वेरिएंट्स। अब ये तो पूरी दिखाने, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे करके होते हैं कुछ, मुझे नहीं पता जी, देख लेना, ठीक है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न, तो देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ द इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस को आप कैसे समझे, तो ये अच्छा खासा कांसेप्ट है, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन, तो यू कैन आस्क मी। हाँ जी, किसी का कोई डाउट है तो, कोई क्वेश्चन है तो आप एक बार मेरे से पूछ लीजिए। सर एक और क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। सर मतलब कि इससे रिलेटेड नहीं है, मैं हाँ पूछ रहा था कि मतलब सर उस क्या कहते हैं, क्या वो क्वेश्चन ही भूल गया। एक मिनट सर, हाँ सर वो मतलब कि उसकी तैयारी करनी थी एप्टीट्यूड की, मतलब कि तो उसके लिए सर बता दो मतलब कि कहाँ से करें, कुछ थोड़ा मतलब कि टेक्निकल तो हो ही रहा है हमारा जैसे आप करवा रहे हैं, तो थोड़ा एप्टीट्यूड का सर कहाँ से करें, क्योंकि वो भी यार, जरूरी एक है, बुक फर्स्ट आती है, तो एंट्रेंस ही वही है ना। आर एस अग्रवाल की बुक आती है एक ना, आर एस अग्रवाल की एक बुक आती है, वो ले लो, वही बेस्ट बुक है। बाकी आपके चल नहीं रहे लॉजिकल और क्वांट के लेक्चर, चल नहीं रहे? नहीं सर, कोई नहीं लगा रहा सर, है ही नहीं सर वो लेक्चर्स। नहीं, क्वांट के चल नहीं रहे मैडम, बात हुई थी, वो कहते हैं आपके क्वांट और लॉजिकल के लेक्चर भी तो चलते हैं। नहीं सर, कोई लेक्चर नहीं है सर। तो एक काम करते हैं, आपका ना किसी दिन ऐसे करते हैं, 10-15 दिन का एक कोर्स दे देते हैं आपको क्वांट और लॉजिकल्स का।
बात करूंगा आपके टीचर्स के साथ, ठीक है। अगर वो मान गए तो आपको फिर 10 से 15 दिन का ना एक क्रैश कोर्स दे देंगे क्वांटोलॉजिकल का, जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। ओके सर। ओके, सो अगर किसी और का कोई थैंक यू। क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी। ओके, सो प्लीज इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, अदरवाइज तो फिर वेस्ट ही हो जाएगा सब कुछ। फिर हम देखो अभी ये हम आपका मेजर कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा तो फिर हम प्रोजेक्ट की तरफ मूव करने वाले हैं। फाइल हैंडलिंग समझनी है, उसमें एक प्रोजेक्ट करना है, और फिर एक डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ प्रोजेक्ट करना है। तो उसमें सब क्लासिक सब इंप्लीमेंट हो जाएंगी, ठीक है। चलो, ओके जी, थैंक यू फॉर लिसन मी पेशेंटली, थैंक यू वेरी मच।